सभी साथियों को जय भीम। आप सबका आज स्वामी अच्युतानंद जयंती के अवसर पर एक विशेष परिचर्चा में स्वागत है। साथियों, यदि हम विश्व में देखें तो कोई भी समाज हो, कोई भी देश हो, कोई भी जन समुदाय हो, जब भी किसी समाज को दबाया जाता है, उसको किसी गुलाम बनाया जाता है, तो कितना भी उसको शोषण किया जाए, लेकिन गुलामी और शोषण के बावजूद भी उस जन समुदाय में विद्रोह की भावना हमेशा बनी रहती है और समय समय पर विभिन्न लोगों के द्वारा वो विद्रोह बाहर आता है। भारत की तो बड़े बेरोजगार रूपी जो गुलामी का इतिहास रहा है, जो आर्यों के देश में आने से जो शासन हुआ, आज से लगभग 4,000 साढ़े 4,000 वर्ष पूर्व थे, उस व्यवस्था में जो इस देश का 85% मूल निवासी समाज है, उसमें भी गुलामी के कारण शोषण को सहते हुए भी उस शोषण के विरुद्ध, उस गुलामी के विरुद्ध समय समय पर उनका विरोध प्रकट होता रहा है। चाहे तथागत बुद्ध के समय ये विरोध प्रकट हुआ, तथागत बुद्ध ने इसका विरोध किया, पूरे देश में देश उनके शरण में आ गया। मध्य युग में गुरु नानक, कबीर, संत गुरु रविदास ने इसका विरोध किया। उसी प्रकार से 20वीं शताब्दी में एक महान शख्सियत का नेतृत्व इस देश के वंचित समाज को मिला और वो शख्सियत थे स्वामी अच्युतानंद हरिहर। स्वामी अच्युतानंद का जन्म आज ही के दिन 6 मई को 1879 में जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी में सिरसागंज के उमरी गांव में हुआ था। हालांकि उनके पिता फर्रुखाबाद के रहने वाले थे, सौरिक के, लेकिन वहां पर उनका ब्राह्मणों से झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से वो अपने ससुराल में रहने शुरू हो गए थे। उनके पिता का नाम मोतीराम था और उनके पिता और उनके चाचा दोनों, मथुरा प्रसाद, दोनों ही बाद में अंग्रेजी पलटन में शामिल हो गए थे, जिसके स्वामी अच्युतानंद, जिनका बचपन का नाम हीरालाल था, उन्हें बचपन में अंग्रेजी स्कूल, अंग्रेजों के जो सैनिकों के लिए स्कूल थे, उसमें पढ़ने का मौका मिला और उन्हें अंग्रेजी भाषा का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन स्वामी अच्युतानंद या बचपन में जो हीरालाल जी थे, उनको हमेशा साधुओं की संगत ज्यादा पसंद थी और इसीलिए वो पढ़ने लिखने के बावजूद भी साधुओं की संगत में हमेशा रहते थे। जब भी कोई साधु आते थे, उनका स्वागत करते थे। इसी गतिविधियों के दौरान उनका संपर्क आर्य समाज से हुआ और वो स्वामी सच्चिदानंद से बहुत प्रभावित हो गए और उनके कहने पर आर्य समाज में दीक्षा ले ली। स्वामी सच्चिदानंद ने उनका नाम स्वामी हरिहरानंद रखा और उन्होंने वहां पर एक वेदों का भी अध्ययन किया, तमाम ग्रंथों का अध्ययन किया, लेकिन बहुत ही जल्द उनका जो आर्य समाज से मोह भंग होने लगा। उन्होंने वहां पाया कि आर्य समाज की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। जाति व्यवस्था को लेकर वो हमेशा जाति का विरोध तो करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो जाति को मानते हैं। कई बार उन्होंने देखा कि सहभोज के समय पे अस्पृश्य समाज के लिए अलग पंगत बनाई गई, तो बाद में उनका जो जो मोह जो है धीमे धीमे इतना भंग हो गया कि उन्होंने उसको छोड़ दिया और उन्होंने अपना नाम हरिहर रख लिया, हरिहरानंद से हरिहर रख लिया और हरिहर के नाम से ही उन्होंने आर्य समाज की कमियों के बारे में लोगों को जागरूक करना शुरू किया। बाद में उन्होंने अपना नाम अच्युतानंद हरिहर रखा और वो स्वामी अच्युतानंद हरिहर कहलाए और उसी से ही उन्होंने पूरे अस्पृश्य समाज को जगाने का प्रयास किया। पूरे देश में तमाम मीटिंग करी, तमाम साहित्य भी लिखा। पहले पत्रकार इस अस्पृश्य समाज के अगर कहे जाते हैं तो वही थे। उनके बारे में जितना बताया जाए बहुत कम है। 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे में तो उनके बारे में बताना बहुत कम है। उनके बारे में जो भी बताया जा सकता है, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज 2 विद्वान मौजूद हैं, जिसमें कि एक गुरु प्रसाद मदन जी हैं, जो इलाहाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। और गुरु प्रसाद मदन जी वैसे तो पेशे से एडवोकेट है, अधिवक्ता है इलाहाबाद हाईकोर्ट में, लेकिन ये बहुत बौद्ध विद्वान के रूप में इनका जो है पूरे देश का, पूरे अंतरराष्ट्रीय जगत में इनका नाम है। ये श्रीलंका, तमाम देशों पे अपने भाषण देने के लिए जाते रहे हैं बौद्ध विद्वान के रूप में।
विभिन्न भाषाओं का, भारतीय भाषाओं का भी इनको इनको ज्ञान है, और खास तौर पे पाली भाषा में तो इनको महारत हासिल है। और पाली भाषा में महारत हासिल होने के कारण ही इन्होंने बौद्ध धर्मों के जो मूल ग्रंथ हैं उनको पढ़कर उनको समझने का में भी सफलता हासिल करी। इसी तरह ये अम्बेडकरवादी, जब बौद्ध विद्वान है तो आप सभी समझ सकते हैं कि अम्बेडकरवादी तो है ही। अम्बेडकरवादी आंदोलन में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, यहाँ तक कि मानवर काशीराम जी जब साइकिल पे चला करते थे प्रचार प्रसार के लिए, अम्बेडकरवाद के प्रचार प्रसार के लिए, और एक थैले में चना गुड़ लेके चलते थे, तो उस समय कई ऐसे मौके आए जब मदन जी भी उनके साथ थे, और अब भूख लगी तो उनके साथ ही इन्होंने गुड़ चना खाकर अपनी पेट पूजा करी, और बाद में बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ गए। हमारे मदन जी को पुरातत्व का भी बहुत ही अनुभव है, उसमें भी इनकी विशेष रुचि है, और उन्हें उस संबंध में भी बहुत सारे काम किए हैं। दूसरे विद्वान हमारे साथ राजेश कुमार जी हैं, जो कि सामाजिक चिंतक हैं, और विशेष रूप से सामाजिक मुद्दों पर ये नाटक लिखते रहे। कि नाटकों का मंचन पूरे देश में हो चुका है, जैसे कि जय रविदास खैला चमारा, घर वापसी जैसे नाटक हैं इनके, जो कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने ख्याति प्राप्त करी है। तो सबसे पहले मैं आदरणीय मदन जी से अनुरोध करूंगा, क्योंकि उनका स्वामी अछूतानंद जी के बारे में भी बहुत ही गहन अध्ययन है, और मुझे मालूम है कि वो स्वामी अछूतानंद जी के बारे में पूरे देश में जगह जगह उनको बुलाया जाता रहा है। आज भी एक उन्होंने 12 बजे वेबिनार में स्वामी अछूतानंद के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज मदन जी का हमारे साथ इस ऑनलाइन पर चर्चा में होना एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, तो क्योंकि स्वामी अच्युतानंद के बारे में जितनी उनकी विशद जानकारी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी इस चर्चा को सुनेगा वो उससे लाभान्वित होगा। मदन जी, नमो बुद्धाय, आप अपने विचार रखें। आप सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। ऐसे विद्वत जन के बीच में बात करना, मैं तो भाई श्री कमल जी को, जिन्होंने इसका आयोजन किया, इसके लिए मैं बड़ा बड़ा धन्यवाद उन्हें करता हूँ। कल जब मुझे आपके भाई, छोटे भाई श्री सुरेश जी ने मुझे जब कल फोन किया कि एक सेमिनार भाई साहब कर रहे हैं और आपको चाहते हैं कि इस पे आपको सुनेंगे, तो मैं उन बड़ा हतप्रभ रह गया, और मैंने कहा कि भाई देश में बहुत बड़े विद्वान लोग हैं, प्रोफेसर्स है, डॉक्टर है, और राजनीतिक लोग हैं, जिन लोगों ने बड़ा मूवमेंट में साथ दिया या मूवमेंट में काम कर रहे। मैं तो एक छोटा साधारण सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते जो कुछ हो सकता है वो मैं काम करता रहता हूँ। ऐसा मैंने उनको बोला, तो बोले नहीं नहीं भाई साहब की इच्छा है। तो मिस्टर सुरेश जी कठेरिया जी ने मुझे कल जब इनवाइट किया, और बाद में जब श्री कमल जी का फोन आया, तो फिर मैं ये निमंत्रण या कहूँ कि अब क्या मैं कह सकता हूँ, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और एक लंबे अंतराल के बाद भाई कमल जी के साथ बैठ के ये चर्चा करनी शुरू कर रहा हूँ। खासतौर से इसमें इस जो परिचर्चा है, इसमें हमारे बीच बहुत ही आदरणीय श्री राजेश जी, जिनके बारे में अभी आपने सुना कि वो मूर्धन्य कलाकार हैं, नाटककार हैं। इनके लिखे हुए जो नाटक हैं और बहुत सी चीजें हैं जो लोगों को पूरे देश में बड़ी सराही गई, और मैं उनको अपने बीच पाके और रूबरू होके बहुत ही मुझे प्रसन्नता हो रही है कि आज उनसे मैं तो ये सोच रहा था कि भाई श्री राजेश जी
प्रकाश डालेंगे। लेकिन आपका ये निर्देश हुआ कि मैं स्वामी जी पे कुछ चर्चा करूं। मैं अधिक नहीं कहूंगा। स्वामी जी के बारे में अभी आपने बताया कि उत्तर भारत में उनके पूर्वज जो है फर्रुखाबाद के रहने वाले थे और बाद में जाके मैनपुरी में सिरसागंज के उमरी में रहने लगे। दो बातें बहुत स्पष्ट आपने कही कि जो स्वामी जी थे वो विषमता और जातिवाद के बिल्कुल विरुद्ध थे, और जिसके कारण उनका जो संतों के साथ जो समागम होता रहा है, बाल्यकाल में जो संतों के बीच में वो घूमते रहे, बल्कि मैं जहाँ तक जान समझता हूँ और जो मुझे ज्ञात है कि वो 14 साल की उम्र से संतों के सानिध्य में बाहर चले गए और 14 ही साल लगभग करीब 13-14 वर्ष तक वो भ्रमण करते रहे। इसके पहले उन्होंने अपनी छावनी में जो अजमेर में छावनी थी मिलिट्री की, जो उनके चाचा मथुरा प्रसाद जी थे, तो उनके साथ उनके यहाँ रह करके, बल्कि उनके पिताजी भी थे, दोनों लोग फौज में थे और वहीं पे फौज में ही रह के इनकी शिक्षा दीक्षा हुई और वहाँ पे अंग्रेजी, हिंदी और फारसी, ये तीन भाषाओं का, यानी उर्दू और तीन भाषाओं का बहुत अच्छा ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ। अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते थे और बाद में वो जब भ्रमण किया तो 7 साल के भ्रमण के अंदर उन्होंने संस्कृत, मराठी, गुजराती, बंगाली इत्यादि जो राजस्थानी और गुरमुखी, पंजाबी, इन भाषाओं का भी उनको बहुत बड़ा ज्ञान हो गया। इन भाषाओं में वो मुक्त कंठ से भाषण देते थे। एक बार का जिक्र है कि एक आर्य समाज का जो कार्यक्रम चल रहा था, उसमें एक आर्य समाजी जो विद्वान थे वो एक संस्कृत के श्लोक को गलत उच्चारण कर रहे थे। स्वामी जी वहां पे उपदेशक के रूप में थे। उन्होंने वहां पे उनको कहा कि ये उच्चारण गलत है, इसको ऐसा करना चाहिए। और जहां तक मुझे ज्ञात हुआ है कि वहां पे स्वामी जी ने बाद में संस्कृत में भाषण दिया। तो यानी उनको संस्कृत में भी पारंगत हासिल था और वो संस्कृत में भी बेजोड़ तरीके से अपने भाषण दे सकते थे। इतनी भाषाओं के ज्ञाता होने के बावजूद भी जो हिंदी है वो पूरे देश की एक एकजुटता की भाषा है, ऐसा वो समझते रहे और हिंदी को वो प्रश्रय देते रहे। चाहे वो दक्षिण भारत में गए, हैदराबाद गए, अमरावती गए, लाहौर गए, या जहां जहां भी इधर बंगाल में कलकत्ता गए, उन्होंने अपने सारे भाषण, यद्यपि वो अंग्रेजी में दे सकते थे, संस्कृत में दे सकते थे, लेकिन उन्होंने हिंदी में अपने भाषण दिए। ये उनका हिंदी प्रेम ही नहीं था, बल्कि ये एक दर्शित करता है कि हिंदी में वो ताकत है जो सारे देश को एक में बांध के रख सकती है, और इसीलिए उन्होंने हिंदी को प्रश्रय दिया। स्वामी अच्युतानंद, जैसा कि अभी आप श्री कमल जी से सुन रहे थे कि उन्होंने बताया कि आर्य समाज में वो सम्मिलित हुए, तो 1905 में आर्य समाज में स्वामी जी सम्मिलित। 1905 से लेकर के, अब चूंकि वो विद्वान थे और बहुत ओजस्वी बाड़ी थी, व्यक्तित्व उनका बहुत, उनकी जो पर्सनालिटी थी 6 फुट के करीब थी, बड़ा लंबा चौड़ा माथा था, यानी पर्सनालिटी से बहुत ही वो अच्छे थे। और इसलिए उनका जो व्यक्तित्व और पर्सनालिटी थी वो लोगों को आकर्षित करती थी, और सोने में सुहागा उनकी वाणी और उनकी प्रस्तुति हुआ करती थी। आर्य समाज 1874 में ऋषि दयानंद जी ने उसका निर्माण किया, लेकिन उसके पहले अगर हम देखें
तो 1873 में दक्षिण में, खासतौर से पूना में, हम पाते हैं कि एक बहुत बड़े विद्वान और बहुत ही आंदोलनकारी महात्मा फुले जी को, जिन्होंने सत्य शोधक समाज का निर्माण किया 1873 में। 1873 के पहले अब वो स्वामी दयानंद जी और क्या कहना फुले जी दोनों समकालीन हैं, और दोनों समकालीन, दोनों भी वर्णवाद के विरोधी है, दोनों जातिवाद का विरोधी है, दोनों ही मिलकर के अस्पृश्यता के विरोध में आंदोलन चला रहे। लेकिन ये देखना एक बड़ी बात है कि 1874 में, 75 में जो आर्य समाज का जन्म होता है और 2 साल पहले सत्यशोधक समाज का जन्म होता है, वो सत्यशोधक समाज का आंदोलन का क्षेत्र खाली मराठी एरिया में रह गया, लेकिन आर्य समाज का पूरे देश में फैल गया। स्वामी जी ने लोगों को प्रभावित किया, दयानंद जी ने बहुत बड़ा प्रभाव डाला, और ये देखा कि ये जातिवाद, वर्णवाद, अस्पृश्यता का विरोध हो रहा है आर्य समाज के तहत। तो स्वामी अच्युतानंद, जिनका बाद में नाम पड़ा, तो जब वो भ्रमण में थे तो उन्होंने आर्य समाज को ज्वाइन किया दिल्ली में। आर्य समाज 1905 में ज्वाइन करके 1912 तक, 7 साल तक वो आर्य समाज के उद्भट प्रचारक थे और भजनोपदेशक भी थे, अपनी रचनाएं रचते थे, साहित्यिक रचनाएं रचते थे, गंभीर रचनाएं रचते थे, यहाँ तक कि ऐतिहासिकता, पौराणिक गाथाओं को लेकर के और ऋग्वेद के अनुसंधान करके जो उन्होंने रचनाएं की हैं, वो तत्कालीन समाज को तब और आज जो मूल निवासी आंदोलन है, जो आदि हिंदू आंदोलन है, जो आदि हम इस देश के बासिंदे हैं, ऐसा मूल निवासी कंसेप्ट का जो आंदोलन आज भी चल रहे हैं, ये स्वामी अच्युतानंद जी की पहली देन है। लेकिन स्वामी अच्युतानंद जी के बारे में जो आज का ये आंदोलन है, मूल निवासी या आदि हम इस देश के मूल निवासी है, रहने वाले हैं, और विदेशी लोगों ने हम पे आक्रमण करके हमें गुलाम बनाया, दास बनाया, शूद्र बनाया और वर्ण व्यवस्था की व्यवस्था हम पे ला दी, ऐसा आंदोलन का जो चलाने वाले लोग हैं, वो भी स्वामी अच्युतानंद जी का नाम नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे हैं? ये एक प्रश्न बहुत बड़ा है। ये आप सबके सामने भी प्रश्न खड़ा है कि ये जानते हुए भी नहीं जानते हैं तो वो क्षमा के योग्य है। अगर ये जानते हुए कि स्वामी जी ने सबसे पहले मूल निवासी इस देश के है अगर कोई, तो यहाँ के जो ये अछूत है, बैकवर्ड है, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जिनको आज की भाषा में बहुजन कहते हैं, ये लोग हैं, तो उनका नाम अवश्य लेना चाहिए। मैंने देखा कि एक आंदोलन चला, अभी आपने जिक्र किया कि माननीय काशीराम जी ने भी आंदोलन चलाया, मैं उनका साथ हुआ, ये भी आप बता रहे थे। लेकिन आप ये देखेंगे कि उस आंदोलन में भी जो जिसका ओरिजिन मैं कहूँ कि पूना में हुआ, ये वही पूना है जहाँ सत्यशोधक समाज का आंदोलन का जन्म है। फुले जी ने जहाँ पे अछूतों के लिए अपनी कूड़ी खोलते हैं और अपनी पत्नी को पढ़ने के लिए डालते हैं, और वहीं पे पहली स्त्री जो ने भारतीय नारी को अध्यापिका होने का गौरव प्राप्त होता है। लेकिन जहां वो पढ़ रही हैं, जहां वो पढ़ने गई हैं, वो इस देश में विदेशी नारियां थी, जिनका स्कूल था, जो ईसाई मिशनरीज की ननें थी, वो लोग यहाँ पे स्कूल चला रहे थे, जहां पे सावित्री बाई जी ने पढ़ाई की और डिप्लोमा ली। लेकिन स्वामी अच्युतानंद जी ने, मैं फिर कहना चाहूंगा कि सत्यशोधक आंदोलन महाराष्ट्र क्षेत्र के अंतर्गत ही रह गया।
लेकिन स्वामी अच्युतानंद जी का आंदोलन आप हैदराबाद में देख रहे हैं, दक्षिण भारत में देख रहे हैं, मैद्रास में देख रहे हैं, बंगाल में देख रहे हैं। इतना ही नहीं, जो पाकिस्तान चला गया है, पूर्वी बंगाल उधर वहां तक, और जो पाकिस्तान के अंदर ये पंजाब का एरिया है जहां लाहौर है, वहां तक स्वामी जी का आंदोलन चल रहा है, पहाड़ों पे चल रहा है। यानी कहना चाहिए कि पूरे देश में जो ये मूल निवासी कंसेप्ट का जो आंदोलन स्वामी जी ने चलाया था वो फैला हुआ था। लेकिन उनके ना तो विश्वविद्यालय बनाए गए, ना उनकी चर्चा की गई, ना उनके लिए मूर्तियां लगाई गई। जिन लोगों ने बहुजन नेतृत्व के लिए, बहुजन महापुरुषों के मूर्तियां लगाई, उन लोगों ने भी स्वामी अच्युतानंद जी को इग्नोर किया। और ये एक बड़ा ही प्रश्न हमारे सामने खड़ा है, और ये प्रश्न का उत्तर भी हमें आप सबको खोजना चाहिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं स्वामी जी के ये बात कह रहा हूं कि आप मूर्ति लगा दें या विश्वविद्यालय बना दें, लेकिन जहां इतनी मूर्तियां और इतने जिले बनाए गए, वहां स्वामी जी का जिला नहीं बनाना, स्वामी जी के नाम का स्मारक नहीं बनाना, स्वामी जी के लिए विद्यालय, महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, विश्वविद्यालय का नाम नहीं देना, ये क्या कारण है? इसको हमें भी खोजना चाहिए। आप सब विद्वानों को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। उन क्षेत्रों में उन महापुरुषों की मूर्तियां लगाई गई, पूरे देश में उनकी आवाज फैलाई गई, जहां पे उनका कोई काम नहीं था, जहां कोई आंदोलन उनका नहीं था, उन लोगों का जिनका सिर्फ क्षेत्र के अंदर ही था, क्षेत्रीय था। लेकिन स्वामी जी जो अनटचेबल्स थे, अछूत थे, जो दलित समाज में थे, और इतनी पढ़ाई ऊंचाई करने के बाद वो विश्वविद्यालय परीक्षा पास करके नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि उन्होंने अपने ज्ञानार्जन से, आप ताज्जुब करिएगा, उन्होंने बुद्धदेव जैसा जिक्र किया है अपनी एक कविता में। यानी वो स्वामी अच्युतानंद जी भगवान बुद्ध के उससे भी विचारधाराओं से भी बिल्कुल वो प्रभावित है। और यही कारण है कि स्वामी बोधानंद जी महाराज, भदंत बोधानंद महाराज उनके साथ हैं, और भदंत बोधानंद महाराज जी जो काम कर रहे थे यहाँ पे बौद्ध भिक्षु थे लखनऊ में, उनके 9 रत्नों में स्वामी अच्युतानंद जी एक रत्न थे। ये बहुत बड़ी बात है। और फिर ये स्वामी जी ने खाली ये इस आंदोलन को यहीं तक नहीं रखा, साहित्य या कविताओं तक ही नहीं रखा, उन्होंने इसको राजनीतिक रूप भी दिया। इसलिए आदि हिंदू महासभा का जो निर्माण हुआ, उसके माध्यम से राजनीतिक हकों की भी मांग की। स्वामी जी का मुल्की हक बंटवारा का कंसेप्ट जो है वो यही है। और मैं आपको एक ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि जब इस देश में अंग्रेजी राज था, अंग्रेजी राज के समय में स्वराज हमें चाहिए, तो स्वराज का क्या अर्थ था? जो लोग स्वराज का आंदोलन चला रहे थे वो सत्ता परिवर्तन चाहते थे। वो मुगलों के जमाने में भी सत्ता में थे, अंग्रेजों के राज्य के टाइम पे भी वो सत्ता में मौजूद थे, प्रशासन में थे, उनके पास सत्ता थी, पॉलिटिकल सत्ता थी। इकोनॉमिक सत्ता थी, आर्थिक सत्ता थी, सामाजिक सत्ता थी, धार्मिक सत्ता थी। बिन का धार्मिक सत्ता तो यहां तक थी कि बिन के उनके बिना इशारे के आदमी ना नाम रख सकता था, ना संस्कार हो सकता था, ना द्विज बन सकता था, और जिसे द्विज नहीं बनाया उसे उन्होंने कहा भ्रातृ घोषित कर दिए। ये जो आप देख रहे हैं इतना बड़ा, ये जो एक आंदोलन था, उनके मुकाबले पे स्वामी जी ने इसको खड़ा किया, और उस वक्त एक बात कही कि हमें मुल्की हक बंटवारा, यानी हमें भी इस सत्ता में, राजनीतिक सत्ता हमें भी मिलनी चाहिए,
हमारी जनसंख्या के अनुसार हमें भागीदारी होनी चाहिए। अब आप कहेंगे अंग्रेजों ने ये बहुत शोरगुल हुआ, जो सत्ता परिवर्तन चाहते थे, मैं उसे सत्ता परिवर्तन कहता हूं, स्वराज नहीं कहता। और स्वराज इसलिए नहीं कहता कि सही मायने में आजादी आज भी नहीं आई। सही मायने में अगर देखा जाए तो आजादी आज भी नहीं है। सत्ता परिवर्तन हुआ, कुर्सियों पे कुछ दूसरे लोग आए और गए और आते और जाते रह रहे, लेकिन जो मौलिक स्वराज जिनको चाहिए था, सत्य यानी जिनमें सत्यता यह है कि जो हाशिए के समाज के जो सबसे नीचे तबके का जो आखिरी समाज का व्यक्ति है वो आज भी आजाद नहीं है। कंट्रोल बाय डेमोक्रेसी के नाम पे इसे डेमोक्रेसी भी नहीं कह सकते। यहाँ पे क्या है, कंट्रोल बाय मनी, कंट्रोल बाय पुरोहित, कंट्रोल बाय धर्म धर्म कंट्रोल बाय पीपुल्स, जो पावरफुल है वे लोग कर रहे हैं। स्वतंत्र चिंतन के लिए नहीं। स्वामी अच्युतानंद जी ने लोगों को गुलामी से, मानसिक गुलामी से छुटकारा देने के लिए स्वतंत्र चिंतन की बात कही, और इसलिए उन्होंने कहा, उन लोगों को जागृत किया जिनका मानसिक गुलामी इस तरीके, हम क्या करें ऐसा भाग्य में, उस भाग्यवाद को बर्बाद, उस भाग्यवाद को समाप्त करने के लिए स्वामी अच्युतानंद जी ने खड़े होकर लोगों को कहा, ए सोने वाले लोगों, जो तुम मुर्दे लोग हो, तुम जागो, उठो। ये उस समय बात कही। 1912 में स्वामी अच्युतानंद जी की कविताएं छपी, 1912 में, और हमारे देश के साहित्यकार, हिंदी साहित्यकारों ने कभी भी ध्यान नहीं दिया। उनके समकालीन प्रेमचंद जी हैं, उनके समकालीन गणेश शंकर विद्यार्थी हैं, उनके समकालीन जो संस्कृत ये सरस्वती पत्रिका चल रही थी उसके संपादक हैं, लेकिन कहीं भी किसी ने जिक्र नहीं किया। लेकिन उनकी आलोचना जब की गई तो वीर अर्जुन अखबार आलोचना करता है, आज करता है, यहाँ तक कि गणेश शंकर विद्यार्थी का जो अखबार है वो आलोचना करता है। इससे लगता है कि स्वामी जी का आंदोलन कितना सशक्त था, कितना मजबूत था और कितना विस्तृत था, इस बात का एक उदाहरण है। इलाहाबाद में जब ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास यानी आदि हिंदू महासभा का सम्मेलन हुआ 1927 में, मैं उतना ही जिक्र करूंगा, और जब इसमें जिक्र हुआ तो जानते हैं कहां कहां के लोग आए। लाहौर से आदमी आया हुआ है, बंगाल का है, मद्रास का है, हैदराबाद के है, भाग्या रेड्डी जी हैदराबाद से हैं, और सीपी बरार से हैं। यानी आपको देखने से मिलेगा कि कितना उनका आंदोलन ये था, और किस लिए था। भारत में एक रॉयल कमीशन आ रहा है, मैं ज्यादा पीछे नहीं जा रहा, इसलिए बात कह रहा हूं कि मेरे अन्य मित्र को भी आपको सुनना है। रॉयल कमीशन जो है, ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी गवर्नमेंट जो वहां की है वो भेज रही है एक रॉयल कमीशन, और वो सर साइमन के नाम के नेतृत्व में आ रही है। तो उसमें हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, हमको कैसे अपनी बात रखनी है, तो उस समय आप देखिए वो आ तो रहे हैं ये देखने के लिए सत्ता कैसे 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 रिलीज की जाए। यानी रॉयल कमीशन इसलिए आ रहा है कि भारत में कैसे लोगों को सुविधाएं दें और धीरे धीरे हम सत्ता उनको ये करें, कैसे करें। लेकिन यहाँ के वे लोग साइमन गो बैक का नारा लगा रहे हैं। स्वामी अच्युतानंद जी के आदि हिंदू आंदोलन ने ये कहा कि स्वागत करना चाहिए, और इसलिए इलाहाबाद में जो 1927 में ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई उसका रेजोल्यूशन नंबर 3, भारत के कौन लोग उसका नेतृत्व करेंगे, आदि हिंदू लोगों की तरफ से कौन कौन लोग होंगे, तो रेजोल्यूशन नंबर 3 जो उनका पास हुआ, मैं उसका आपको सिर्फ उसमें नाम आपको बता रहा हूं, जो आदि हिंदू आंदोलन ने किया, ये आपको उसकी विस्तृत जो उसका क्षेत्र है वो बताएगा। उसमें मैं आपको जिक्र करूंगा कि उसमें जो आदि हिंदू आंदोलन ने रेजोल्यूशन पास किया, उसमें उन्होंने पहला, यानी अब नाम दे रहे हैं वो मैं आपको पढ़ रहा हूं कि कौन कौन आदि हिंदू की तरफ से रहेंगे। तो राव बहादुर
मिस्टर MC राजा, मद्रास MLA। फिर है डॉक्टर VR अंबेडकर, MLC, बम्बई। फिर है स्वामी अच्युतानंद 108 हरिहर, स्वामी अच्युतानंद, लीडर आदि हिंदू आंदोलन, कानपुर। चौथे है, पांचवे है बाबू शिव प्रसाद रजक, दिल्ली, धोबी लिखा हुआ है, और कलकत्ता से आए हुए थे। और बाबू वीर रत्न दास जी, दिल्ली। और ये है पंडित मिश्री देव संत, ये पंजाब से थे। और अब आप ये देखिए कि ये लोग जो हैं, ये पंजाब है, बंगाल है, मद्रास है, CP है, और उत्तर भारत का ये नेतृत्व जो है बाबा साहब अम्बेडकर, MC राजा, ये लोग जो नेतृत्व करेंगे, स्वामी अच्युतानंद, ये एविडेंस इकट्ठे करके रॉयल कमीशन के सामने प्रस्तुत करेंगे कि हमारी ये दशा है, हमको ये चाहिए। ये काम जो आदि हिंदू आंदोलन ने किया था, ये एक बहुत बड़ा था। और उस वक्त के अखबार जो अंग्रेजी के थे, उन्होंने इस सभा का बड़ा विरोध किया कि ये बड़ी आदि हिंदू कहाँ से ये है। कुछ लोगों ने कुछ कहा, कुछ कहा। स्वामी जी ने चूंकि जीवित नहीं रहे ज्यादा दिन, लेकिन स्वामी जी ने अच्छी गवाहियां दी। लखनऊ में आदि हिंदू उन्होंने गवाहियां दी, और जगह जगह उनका स्वागत किया गया। और इसका परिणाम निकला कि उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाद में उस रिपोर्ट के ऊपर हुई, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर और राव बहादुर श्रीनिवासन जी प्रतिनिधि होके गए। एक मसला वहां खड़ा हुआ अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज का, और जिसमें चूंकि कांग्रेस ने विरोध किया था, कांग्रेस नहीं गई और गांधी जी भी नहीं गए पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। लेकिन आपने बाबा साहब अम्बेडकर का जो पहला भाषण राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का है, वो आंख खोल देने वाला। जैसे स्वामी जी कहते हैं, देश की आजादी के बारे में बात करते हैं, हिंदुस्तान को आजाद होने की बात करते हैं, सही मायने में स्वराज की बात करते हैं, वैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी जा करके पहला जो पक्ष उनका है वो दलितों का पक्ष रखा, और बाद में वो कहते हैं अब मैं राष्ट्र के बारे में बात करूं। ये एक बहुत बड़ी बात है। और दोबारा गांधी जी ने समझौता किया कि हाँ, इरविन के बीच में हम जाएंगे, गए, लेकिन गांधी जी ने दलितों के हकों का विरोध किया। मुसलमानों को, सिखों को वो सेपरेट इलेक्टेड देने को तैयार है, उनको पृथक प्रतिनिधित्व देने को तैयार है, लेकिन दलितों के इस देश का जो सबसे गया पसमानदा समुदाय है, उसको देने के लिए गांधी जी या कांग्रेस तैयार। ऐसी स्थिति में स्वामी अच्युतानंद जी आदि ने भारत से तार भेजे और ये कहा कि डॉक्टर अंबेडकर हमारे प्रतिनिधि हैं, गांधी जी ने। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको ये लगता है कि स्वामी अच्युतानंद जी ने बड़ा काम किया, केबिल्स भेजे। राहुल, मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही क्या? नहीं, आ रही, बोलिए। हाँ, आ रही है जी। जी। हाँ। अच्छा, धन्यवाद। मैं बहुत, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये राष्ट्रीय पैमाने पे स्वामी जी का इतना बड़ा प्रभाव कि 51 तार बाबा साहब के पक्ष में और 3 तार गांधी जी के पक्ष में जाना एक बहुत बड़ी विजय उस आदि हिंदू आंदोलन की थी। दक्षिण भारत से लोगों के गए और उत्तर भारत से, पंजाब, लाहौर से, यहाँ से लेकर के पूरे बंगाल तक का गया। मैं आपको इसलिए ये थोड़ा विस्तार से बता रहा था। मैं समझता हूँ कि आप थोड़ा जल्दी में भी होंगे। मैं आपसे अपने को जी नहीं, जल्दी में नहीं है। आप दोबारा आ जाएंगे आपके पास, थोड़ा राजेश जी से बात कर ले। हाँ, मैं इसी बात को कह रहा हूँ कि इसके बाद आप स्वामी जी को अगर देखते हैं तो स्वामी जी का कैनवास क्या है, मैं एक आपको सिर्फ एक लाइन सुना करके वो बात आपको अपनी बात में थोड़ा अपने को वो करूंगा। वो क्या है, वो देखिए स्वामी जी क्या कहते हैं, स्वामी जी का दृष्टिकोण क्या है और वो क्या है,
मैं ये रचना उनकी 1922 की है, और जिसमें हिंदू, मुसलमान, दलित, सिख, तमाम कवि मुशायरा करने वाले आए हुए हैं दिल्ली में, और बहुत बड़ा सम्मेलन है कवि और शायरों का। उसमें स्वामी जी ने सारे लोगों का स्वागत में जो कहा, उसके वो चंद बंद हैं, मैं सिर्फ एक बंद कहता हूँ। कवि मातृभूमि के पुत्र प्राण। स्वामी जी ने क्या कहा? ये मातृभूमि की बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं। कवि मातृभूमि के पुत्र प्राण, कर भूषण संवीरो उत्थान, दो जगह जल्द हिंदुस्तान। कितना बड़ा कैनवास स्वामी जी का है। पूरे हिंदुस्तान को जागृत करो, सोया हुआ जो हिंदुस्तान है उसे जागृत करो, जागृत करो। चाहे कवि हो, मुशायरे करने वाले शायर हो, सबके लिए वो कहते, दो जगह जल्द हिंदुस्तान, बिन बने साम्यवादी समान। उनके आंखों के सामने रूस का 1917 की वो क्रांति सामने थी। उसके पहले कभी था, लेकिन 1917 की क्रांति उनके सामने है। इसलिए वो कहते हैं वो जो साम्यवादी, जो खूना खरेजी होती है, उसके बजाय समान बनाने के लिए क्या करना है? दो जगह जल्द हिंदुस्तान, बिन बने साम्यवादी समान, हरिहर अछूत स्वप्न स्वराज। स्वामी अछूतानंद हरिहर का एक ही सपना है, ये देश को स्वराज प्राप्त हो, प्राप्त हो। कैसे लोग कहते हैं कि स्वामी जी इस देश के नहीं? बात करते थे इन शब्दों के साथ। बाबा साहब अम्बेडकर के साथ उनका जो सानिध्य था वो बहुत अच्छा था। आपने मुझे बड़े नहीं, अभी अभी आपको बोलना है सेकंड तो राउंड में। अभी मैंने आपको जो ये बताया वो हाँ, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहता नहीं हूँ। नहीं, अभी खत्म और नहीं हो मैं, रहा है मदन जी। जी अभी जी, खत्म नहीं हो रहा है। सेकंड राउंड में भी कुछ कुछ पूछना चाहूंगा आपसे। बस अच्छा थोड़ा अच्छा, पहले राजेश जी से बात कर लूं, उसके बाद हाँ, सेकंड राउंड में दोबारा जी आता जी। हूँ आपके पास। तो मैं इस वक्त आपको मैं विराम चाहूंगा। आप सबका जो श्रोतागण है, जो विद्वत जन है, उन सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना। वो नहीं, अभी मीटिंग में बने रहिए आप। अच्छा अच्छा। हाँ, मीटिंग बने रहिए। तो तो साथियों, जैसे मदन जी ने इतना विस्तार से बताया, तो अभी हम उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर से उनके जो संबंध थे उसके बारे में बताया, और उनका आंदोलन वो किस तरीके से जो बाबा साहब सोचते थे वही स्वामी अच्युतानंद सोचते थे। इस बारे में हम बात अभी सेकंड राउंड में मदन जी से दोबारा बात करेंगे। उससे पहले हमारे जो दूसरे वक्ता है राजेश जी से मैं पूछना चाहूंगा। राजेश जी, जैसा कि मदन जी ने बताया कि आदि हिंदू आंदोलन उन्होंने चलाया था, और जो उन्होंने अपना नाम अछूतानंद रखा था, तो अछूत का मतलब उन्होंने रखा था कि ऐसा व्यक्ति जिसको छूत ना हुआ हो, मतलब जो अछूत है, जो अभी स्पष्ट, मतलब वो एक तरीके से पवित्र कहते थे कि अछूत का मतलब पवित्र। इसीलिए उन्होंने अपना नाम अछूतानंद रखा। और उन्होंने आदि हिंदू आंदोलन चलाया, कि जो कि मूल निवासी आंदोलन जो वामसेव वाले चलाते हैं, और मैं तो और वही संकल्पना उनके टाइम में शुरू हुई। और आदि हिंदू आंदोलन जो, और ये बात को सभी स्वीकार करते हैं, मैंने तो विषय का भी नाम भी रखा है कि स्वामी अच्युतानंद हरिहर एक विस्मृत भुलाया हुआ मसीहा। अच्युतानंद जी ने जैसे कि इन्होंने बताया, भी मदन जी ने बताया कि उन्होंने बहुत सभाएं करी, और वास्तविकता वो सही है कि उन्होंने जो अपनी सभाएं करी उसमें पूरे देश में उन्होंने उन्होंने गए हैं। 1930 तक जो है स्वामी जी के नेतृत्व में 8 तो राष्ट्रीय अधिवेशन हुए थे आदि हिंदू आंदोलन के। जैसे कि पहला अधिवेशन दिल्ली में 1923 में हुआ, दूसरा नागपुर में 1924 में हुआ, 1925 में हैदराबाद में, 1926 में मद्रास में, 1937 में पांचवा इलाहाबाद में, फिर छठा जो है 1928 में बंबई में हुआ, सातवां अमरावती में 1929 में, आठवां 1930 में इलाहाबाद में हुआ। इसी प्रकार प्रांतीय सभाएं भी उन्होंने करी, लखनऊ में, कानपुर में, इलाहाबाद में, मेरठ में, मैनपुरी, मथुरा, इटावा, गोरखपुर, फरुखाबाद, आगरा। इतनी तरह की सभाएं उन्होंने करी, और तीन विशेष सभाएं उन्होंने दिल्ली, मेरठ, इलाहाबाद में करी। इनके बावजूद भी हम लोग जब भी अम्बेडकरवाद की बात करते हैं, हम जब मनवा से लड़ने की बात करते हैं, तो हम सबको याद कर लेते हैं। जैसा कि मदन जी ने बोला, छोटे छोटे नायकों की बात कर लेते हैं।
जिन्होंने सिर्फ जिला स्तर पे काम किया हो, क्योंकि हम स्वामी अच्युतानंद को याद नहीं करते हैं। केवल कभी कभार ही कोई व्यक्ति उनको उनकी जयंती भी याद करता है, वरना तो जयंती भी निकल जाती है, लोगों को पता नहीं चलता कि 6 मई गई, कोई 6 मई को कोई नायक, हमारा नायक पैदा हुआ था। तो इस संदर्भ में उनके में सोचते हुए, और साहब बाकी भी उनके योगदान में, क्योंकि आप नाटककार हैं, और विभिन्न जो हमारे नायक हुए उनकी उनके योगदान को लेके आपने नाटक लिखते रहे हैं। कबीर के ऊपर भी नाटक लिखा है, स्वामी अच्युतानंद के बारे में भी आपने कुछ लिखा है, तो उसके बारे में आप बताएं, आपका क्या अनुभव रहा है? बिल्कुल। मदन जी ने काफी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, और विशेषकर मदन जी ने सामाजिक और पॉलिटिकल और रचनात्मक दिशा में जो प्रकाश डाला है वो काफी विचारणीय है। और ये भी बहुत सोचने वाली बात है कि जैसा कि कठेरिया साहब ने सवाल उठाया है कि जब भी अभी दलित आंदोलन या बहुजन समाज का आंदोलन हो रहा है तो अछूतानंद हरिहर के लिए उतना स्पेस अभी हम नहीं देखते हैं जितना होना चाहिए। और मैं उसको साहित्यिक में भी नजर देता हूँ, क्योंकि लोग अक्सर अभी क्या हो रहा है, इन पे अभी पिछले दिनों काफी रचनावली इनको प्रकाशित हुई है। आपको कमल भारती ने भी इनकी संचयता पूरी प्रकाशित किया है, और जितना उन्होंने लिखा है अब तक उस सारे को उन्होंने एक संचयन के रूप में लाया है। जिज्ञासु जी ने भी उन्होंने काफी एक रचनात्मक कार्य से उन्होंने काम काफी किया है। लेकिन उनका जो एक एक्टिविस्ट रूप में, एक सांस्कृतिक रूप में जो उनका मूल्यांकन होना चाहिए, वो मूल्यांकन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी बाकी है। एक वो जिस तरह से एक सांस्कृतिक योद्धा थे मैं कहूँगा, और बहुत ही उन्होंने एक आंदोलन चलाया इस दिशा में, जहां पर हमारे और मदन जी ने भी कहा कि जगह जगह जाकर और वर्ण व्यवस्था के खिलाफ जो है, वर्ण व्यवस्था हमारे समाज में जो व्याप्त है उसके खिलाफ जो है उसको बताने की कोशिश की, और एक नया समाज जो है हमारा नया समाज कैसा हो, इसके लिए बार बार उन्होंने प्रकाश डालने की कोशिश की है। लेकिन उसमें वो एक सांस्कृतिक रूप से भी बहुत एक्टिव थे। जैसा कि वो पहले मूल रूप से अछूतानंद जी मूल रूप से कवि ही थे, है ना। पहले प्रारंभिक दिनों में, बाद के दिनों में हम उनका एक पत्रकार रूप भी देखते हैं, और 1923 से लेकर 1932 तक आदि हिंदू जो अखबार है उसके द्वारा लगातार प्रकाशन में रहा। उनके बाद उनके परिवार वालों ने कुछ वर्षों तक चलाया, इस तरह खबर भी मिलती रहती है। लेकिन जो उन्होंने उस वक्त जो जगह जगह सांस्कृतिक आंदोलन जो चलाए थे, सांस्कृतिक आंदोलन से मेरा तात्पर्य है उसमें सब कुछ आ जाएगा। कविता तो उन्होंने लिखा ही, साथ ही साथ मैं उनको एक कल्चरलिस्ट के रूप में अगर ले रहा हूं, और विशेषकर रंग जगत में ले रहा हूं, तो उन्होंने नाटक में जो उनका योगदान था, अभी पूरे हिंदी जो रंगमंच है, पूरा मुख्य धारा रंगमंच की जो धारा है वो बिल्कुल खामोश है। आप किसी भी जो थिएटर करने वाले मुख्य धारा के रंगमंच का मेरा तात्पर्य ये है कि जो शहरों में करने वाले हैं, महानगरों में करने वाले लोग हैं, अगर उनसे अगर अछूतानंद हरिहर के नाटकों के बारे में अगर हम पूछा जाए कि उनका क्या योगदान है एक थिएटरिस्ट के बाद, हाँ, थिएटरिस्ट के रूप में, तो वो लोग बिल्कुल खामोश रहते हैं। वो कुछ भी नहीं बता पाते हैं। जबकि उन्होंने 2 महत्वपूर्ण नाटक जो लिखे हैं, जो हो सकता है और भी नाटक हो, 2 महत्वपूर्ण नाटक, राम राज्य न्याय और दूसरा मायानंद बलिदान, ये 2 तो उपलब्ध है। इसके अलावा इनकी योजना 4 और नाटक लिखने की थी, और इसकी बार बार वो जगह जगह वो बातचीत भी करते हैं कि इस विषयों पर नाटक लिखने की जरूरत है। तो सवाल है कि आखिर वो कौन से नाटक थे, उनका विषय क्या था। जैसे अगर हम राम राज्य न्याय
जो उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, तो राम राज्य न्याय में जो उन्होंने संबुक के माध्यम से जो कथा कही थी, अगर उसकी परंपरा में जाए, जैसा कि मदन जी ने बताया कि ये परंपरा, ये जो हमारे हिंदी प्रदेश के ये पहले इस तरह के नाटककार हैं जो नाटकों में वो इस तरह के चरित्रों को लाते हैं, इस तरह की घटनाओं को ला रहे हैं और पूरा खुलकर जो है वर्ण व्यवस्था खिलाफ और ब्राह्मणवाद के खिलाफ वो अपने नाटकों में पूरा परिदृश्य खड़ा कर रहे हैं। तो आखिर ये जो है चेतना का स्वर की जड़ में कहां से है? तो मुझे कहीं ना कहीं मदन जी ने भी जिसकी तरफ इशारा किया था, मुझे फूले का लगता है। फूले भले मराठी के हों, लेकिन उनके नाटकों का और उनके साहित्य का प्रभाव, असर हम देख रहे हैं कि पूरे देश में लोगों पर पड़ रहा है। जो उन्होंने 1955 में एक नाटक लिखा था तृतीय रत्न, और तृतीय रत्न में वो खेती बाड़ी, वो गांव में जिस तरह से नाटक करते हैं, वो उसमें विदूषक भी आता है और उसमें क्या कहते हैं वहां की लोकगीत, पवाड़ा भी होता था। पवाड़ा महाराष्ट्र की एक लोक शैली है, जैसे हमारे यहाँ की नौटंकी है, स्वांग है, सांगीत है, और तो वहां की पवाड़ा शैली थी। उस पवाड़ा शैली में और उन्होंने तमाशा शैली में ये तृतीय रत्न लिखा था, और उसमें उन्होंने समझिए कि उस वक्त पारसी रंगमंच हमारे देश में अभी आया ही था। 1853 में पारसी रंगमंच का हमारे यहाँ आगमन होता है। उस नाटक में फूले साहब ने कैसे एक जोशी जो ब्राह्मण है, वो गांव के दलित गरीब किसान का जो है धर्म के आधार पर अंधविश्वास फैलाकर उसकी रोजी, उसके जो कमाई है उससे पैसे ऐंठने की कोशिश करता है कि तुम्हारे संकट दूर हो जाएंगे अगर तुम इतना पैसा दे दो, इतना पूजा कर लो, ये कर्मकांड कर लो। तो उस कर्मकांड की तरफ जो इशारा फूले जी ने तृतीय रत्न में उठाया था, और बाद के दिनों में हम गुलामगिरी में देखते हैं। गुलामगिरी में जिस तरह के कहानी के द्वारा वो आप क्या कहते हैं प्रश्न दो चरित्रों के माध्यम से और हमारे कहानियों को लाते हैं। वो कहानी किनकी कहानी थी? राजा बलि की कहानी, प्रहलाद की कहानी, जिसकी चर्चा हम देख रहे हैं। अछूतानंद जी आदि हिंदू में, वो पूरा आदि हिंदू जो कह रहे हैं वो बाली की चर्चा कर रहे हैं, और यहाँ के रहने वालों को, मूल जो निवासी हैं, वो कह रहे हैं कि यही है। उनको जब गुलाम बना दिया गया, उनको जब उस पर आधिपत्य किया गया इनका जो है, तो उससे उन्होंने उसको असुर कोई कह रहा है, इन लोगों ने इनकी शब्दावली बदल दी। तो ये सारे जो गुलामगिरी में जिस तरफ इशारा किया था इन्होंने, फूले साहब ने, वो उसका प्रभाव केवल मराठी तक सीमित नहीं था। वो उसका प्रभाव आप देखें कि भारतेंदु के नाटकों पर भी पड़ता है। अंधेर नगरी, चौपट राजा, वो बताते हैं जो हिंदू जो है वो क्या कहते हैं वो जायज है। तो उसकी तरफ जो इशारा किया भारतेंदु ने, या उन्होंने जो जाति परमो धर्म, अर्थात ब्राह्मण जिसको अगर पैसा देंगे तो किसी की जाति में आपको ट्रांसफर करा देगा, जिसकी तरफ भारतेंदु इशारा करते हैं, उसी का हिंदी में बहुत खुलकर जो कह सकते हैं आपको अछूतानंद हरिहर के नाटकों में आता है। हमारे सामने 1917 में हीरा डोम की कविता जो है वो चर्चा में आती है, सरस्वती में प्रकाशित हुई थी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छापा था। लोग कहते हैं कि वो पहली एक हिंदी की कविता है, अछूत की शिकायत। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इसको महावीर प्रसाद द्विवेदी जो ने स्थापित जो किया है, पहली एक तरह से दलित कविता जिसको कह रहे हैं, ये मुझे लग रहा है कि अभी मदन जी ने जो बताया कि 1912 में उनकी कविताएं जिसको उन्होंने सुनाया, तो मुझे लग रहा है कि हमारे सामने हिंदी में जो अछूतानंद हरिहर की जो कविताएं हैं वो
उनसे हीरा डोम से पहले लिखी गई है और उसको बाहर लाने की जरूरत है। लेकिन होता क्या है कि ये जो हिंदी के साहित्यकार हैं, क्योंकि वो हीरा डोम ऐसे कवि को जो दलित समाज के थे, उन्होंने उदाहरण के रूप में एक तो ले आते हैं, लेकिन अछूतानंद हरिहर जी के आंदोलन के तहत उनके पूरा जो है एक आंदोलन के तहत, मतलब जा जा के गांव में लोगों को अपने भाषणों के द्वारा, गा के द्वारा, अखबारों के द्वारा जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा एक आंदोलन था। उस आंदोलन पर कहीं ना कहीं उस वक्त के अखबारों की कहीं ना कहीं जानबूझकर उन्होंने उपेक्षा की है। उस वक्त बड़े बड़े जो अखबार थे, चांद था, सरस्वती था, हमारे सामने प्रेमचंद भी थे, जागरण के उन्होंने एडिटर थे। लेकिन आप देखेंगे कि साहित्य का एक बहुत बड़ा तबका जो है इस पे खामोश रहता है, इस पे जो है। और चूंकि और पक्ष पर तो लोगों ने बातचीत की है, मदन जी ने भी की है और आपने भी इशारा किया है, लेकिन मैं इनके सांस्कृतिक रूप में जो इनका इशारा करूंगा, उन्होंने 1922 से लेकर 32 तक अछूतानंद हरिहर जी ने लगातार सांस्कृतिक आंदोलन किए। उस वक्त हमारे देश में हिंदी प्रदेश में दो शैलियां बहुत मशहूर थी नौटंकी में, एक कानपुर में नौटंकी और दूसरा एक हाथरस की नौटंकी। नौटंकी की दो धारा थी। तो आपको नाथाराम गौड़ जो है हाथरस में नौटंकी की शैली थी, लेकिन कानपुर में जो शैली थी वो श्री कृष्ण पहलवान की शैली थी। जो आप सब देखिएगा बहुत सारे नाटक उनके, हाँ, श्री कृष्ण पहलवान जी का, उनके नाटक अभी भी आपको मेलों वगैरह में मिलते हैं बहुत सस्ते दरों पर। उसमें एक पहलवान की तस्वीर होती है गदा लिए हुए, वही श्री कृष्ण पहलवान। तो उन्होंने क्या कहते हैं, लोगों तक जाने के लिए अछूतानंद हरिहर जी ने उस नौटंकी शैली का फॉर्म लिया, जो सांगीत, उसका नाम कहा सांगीत। संगीत मतलब संगीत के द्वारा अपनी बातों को रखा जा फॉर्म के हिसाब से। चाहते तो वो भी पारसी शैली की तरह नाटक कर सकते थे, लेकिन पारसी शैली में उन दिनों जो नाटक होते थे, आप देखेंगे कि पारसी शैली में जो चाहे 1853 से जो प्रारंभ हुआ पारसी नाटक, वो आजादी के पहले वर्षों तक रहा है। उसमें अधिकतर जो नाटक, धार्मिक जो नाटक होते थे, वो कहीं न कहीं ब्राह्मणवाद को ही मजबूत करते थे। उन्हीं चरित्रों को उठाते थे जिस चरित्र से उनको खतरा नहीं होता था वो, इसलिए, और कहीं न कहीं हिंदुइज्म को मजबूत करता था। क्या कहते हैं ऐसे नाटक। तो नौटंकी में पारसी में तो होते ही थे इस तरह के नाटक, नौटंकी में भी जो है आप देखेंगे अधिकतर प्रधानता जो थी इसी तरह की थी। उन्होंने जब वो आए और कानपुर को उन्होंने जब अपना एक केंद्र बनाया, सांस्कृतिक केंद्र, तो उन्होंने वहां पर उस नौटंकी शैली को जो है, और जिसको संगीत कहते हैं, उस शैली में उन्होंने नाटक लिखना शुरू किया। और रामराज्य जो नाटक है जो उपलब्ध है, और मायानंद बलिदान। अब रामराज्य नाटक अगर देखे तो वही परंपरा है जो परंपरा फूले की तृतीय रत्न में थी। उसमें वो शंभूक की जो लड़ाई दिखाते हैं, शंभूक जो है, जो वाल्मीकि रामायण में 2 पेज में कहानी है, उसका उन्होंने डेवलप किया। और डेवलप करने के बाद उन्होंने आज की लड़ाई से, उस वक्त की आदिवासी और दलित बहुजन की लड़ाई से जोड़ा कि शंभूक जो है केवल सशरीर वो स्वर्ग जाने की उसकी मंशा नहीं थी। उसकी मंशा थी कि आदिवासी जो लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, उनके बीच शिक्षा का प्रचार हो, और वो लोग अपने जो उसको एक क्या कहते हैं देव संस्कृति के द्वारा जिस तरह से एक कर्मकांड, अंधविश्वास, ये सारा लाया जा रहा था, उसके काउंटर में, उसके विरोध में हमारी एक बहुजन संस्कृति कैसी हो, उस बहुजन संस्कृति को खड़ा करने के लिए उन्होंने अपने नाटकों में लाया, और शंभूक के बहाने लाया। और केवल ऐसा भी नहीं होता है कि, और उस नाटक के द्वारा जो ब्राह्मणवाद की जो कूटनीति है,
क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखें आज के समय में भी आदिवासी इलाके में, ट्राइबल एरिया में, एक जंगलों में, वहां उनकी संस्कृति पर बहुत ही ज्यादा अटैक करने की कोशिश की जा रही है, उनकी जमीन को छीना जा रहा है और उनको वहां से विस्थापित करने की कोशिश की जा रही है। वही पहले भी होता था, जिसकी तरफ इशारा उन्होंने किया है कि किस तरह से आर्य लोग वहां आ जाते थे और आ जाकर पेड़ों की कटाई करते थे, पेड़ों को काटते थे और वहां पर अपनी संस्कृति लाने की कोशिश करते थे। उनका इशारा उन्होंने कहा है कि ताड़का जो थी, जिसको राम ने मारा, वध किया, वो ताड़का जंगल के संरक्षण में लिप्त थी, उसका कमिटमेंट था जंगल का संरक्षण। या क्या कहते हैं, सुपर्णखा जो चरित्र है, तो इन चरित्रों के इस नाटक के माध्यम से उन्होंने मूल निवासी का जो चरित्र है, जो हमारे देश के आदि जो हिंदू हैं या आदि जो चरित्र हैं, उन चरित्र को स्थापित करने की कोशिश की। और राम केवल आकर उनका वध नहीं करते हैं, राम से वो संवाद करते हैं कि आप मुझे क्यों मारेंगे, हमने आखिर हमारा दोष क्या है। ब्राह्मणों की तो नीति है, ब्राह्मण ने आप पर एक झूठा आरोप लगाकर कि एक शुद्ध तपस्या कर रहा है, इसलिए क्या कहते हैं, पुत्र मर गया ब्राह्मण का, ये एक मिथ्या है। ये इसमें इन्होंने, अछूतानंद जी ने इस मिथ को भी तोड़ने की कोशिश की, अवैज्ञानिकता को भी तोड़ने की कोशिश की कि किसी भी दलित के और आदिवासी के तपस्या करने से, शिक्षा का प्रसार करने से कोई कैसे मर जाएगा, कैसे किसी का मृत्यु हो जाएगी। तो इस नाटक के माध्यम से उन्होंने इन सब मिथकों का नए ढंग से प्रयोग किया था। इसलिए हमारे ख्याल से वो पहले दलित नाटककार थे। इस दलित दलित थिएटर के वो पहले व्यक्ति थे। जैसा कि आंकड़े आ रहे हैं कि वो पढ़ने को मिल रहा है कि उन्होंने जो अपनी जो टीम बनाई थी नाटक की, उस नाटक में इस पे प्रकाश, आज तक हमारे देश के सारे रंगकर्म रंग जगत से लोग चुप हैं। उनके जो ऐसा नाटक करने वाले लोग थे वो सारे दलित थे। वो दिन भर काम करते थे, मजदूरी करते थे, या उनके पारंपरिक जो कार्य होंगे वो करते थे, और साथ ही साथ इस उनकी विचारधारा से प्रभावित ये लोग इन नाटकों में भाग करते थे। और ये नाटक को रात में अक्सर होता था। तो ये उनका एक मिशन था अछूतानंद जी का, कि उसमें वो लोक परंपराओं में जो कव्वाली, दोहा, चौबोला, दौड़, ये जो लोक शैली के जो फॉर्मेट है और अभिव्यक्ति का जो माध्यम है, उसके द्वारा उन्होंने अपने राम राज्य न्याय या मायानंद बलिदान को उन्होंने प्रस्तुत किया उस नाटक में, और बहुत लोकप्रिय था। उनके आसपास के इलाके में, पूरे देश में एक राजनीतिक रूप में या कवि रूप में जितने वो चर्चित थे उससे कम नहीं थे, बल्कि उनके नाटक बहुत लोकप्रिय थे, जिसको देखने के लिए कुछ लोगों को नाराजगी भी होती थी। जैसा कि इसलिए आप देखेंगे कि अखबार वाले जो है उस वक्त के जो ब्राह्मणवादी अखबार थे, हिंदूवादी अखबार थे, उसको ज्यादा रेखांकित करने की कोशिश नहीं करते थे। उनकी 4 नाटक जो है और लिखने की योजना थी, जैसा वो लिख नहीं पाए, लेकिन उन्होंने उसकी चर्चा भी की है। समुद्र मंथन, जो देवताओं ने और विष्णु ने मिलकर किस तरह से असुरों के साथ छल किया और मोहिनी का रूप धारण करके, ये पूरा मिथक है हमारी कहानियों का। तो समुद्र मंथन भी उनकी योजना में थी उस पे नाटक लिखने की। या बलि छलन, देखिए जो सवाल क्या कहते हैं, फूले सवाल उठाए थे राजा बलि के बारे में, तो बलि का वामन बन के जो आ रहे हैं, तो उसका वो अपने एक नाटकों के द्वारा उनकी योजना थी। एकलव्य, सुदास और देवदास, सुदास भी दलित का एक बहुत बड़ा हमारे नायक रहे हैं। किस तरह से देवदास ने जयचंद्र की तरह भूमिका निभाते हुए उनको सत्ता से च्युत करता है, और उसके बाद आर्यों का पूरा साम्राज्य आता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अछूतानंद ने
हिंदी में, बल्कि नाटक ही नहीं, मैं पूरे हिंदी साहित्य में पहले आदमी मानता हूं, उनका पहला आदमी जो है, जो उन्होंने ऐसे चरित्रों को, जो हाशिए पर जो चरित्र थे हमारे, जिस पर आज भी लोग बात करने से डरते हैं। जान लीजिए, आज भी अगर शब्बूक पर नाटक कहीं करना चाहेंगे तो आपको लोगों की सोशल इंजीनियरिंग गड़बड़ाने लगती है। तो इसलिए उन्होंने ऐसे चरित्रों को उन्होंने उठाया और बड़ी उन्होंने हिम्मत का काम किया, और ऐसे नाटकों के द्वारा अपने चेतना के प्रसार के लिए जो कविताओं में कहते थे, वो उन्होंने नाटकों के माध्यम से कहने की कोशिश की। ये एक मेरी भूमिका लगती है, जबरदस्त भूमिका। हाँ ठीक है राजीव, बहुत बढ़िया आपने बताया कि एक तरीके से आपने जो मदन जी ने जो बताया उसको आपका बात जो है, जो नाटक अच्युतानंद जी का है, वो उसका पूरक हो जाता है। और देखिए, इससे जहाँ स्वामी अच्युतानंद एक पत्रकार, पहले पत्रकार भी कहे जाते हैं, तो पहले कवि भी थे हिंदी साहित्य में, और पहले नाटककार भी थे। और देखिए उनका जीवन रहा है, वो कभी किसी से, जैसे आज जो है आपने कहा कि शंभू पद हो तो लोग डर जाते हैं, हमारे लोग डर जाते हैं, हमारे नेता डर जाते हैं। जैसे कि वो सच्ची रामायण पर जो है हमारी अपनी बहन जी थी, उनकी सरकार थी, उन्होंने बैन लगा दिया था। आपके नाटक पे भी बैन लगा था, जय खल्लास रैदास माला पर। और जबकि स्वामी अच्युतानंद तो कभी डरे नहीं। देखिए कि जब उन्होंने आर्य समाज से अलग हुए, उन्होंने अस्पृश्य समाज को, आर्य समाज के बारे में बताना शुरू किया, तो उनको चैलेंज किया, क्या नाम था, अखिलानंद आर्य समाजी नेता थे, अखिलानंद, उन्होंने चैलेंज किया। और शास्त्रार्थ के लिए आप सोचिए कि स्वामी अच्युतानंद ने उनका चैलेंज स्वीकार किया, और 1921 में दिल्ली में शाहदरा में बकायदा उनसे शास्त्रार्थ किया। और ये जो जबकि स्वामी अखिलानंद जो थे वो ब्राह्मण थे और अपने को बहुत बड़ा आर्य समाजी और बहुत बड़ा विद्वान मानते थे, इन्होंने स्वामी अच्युतानंद ने उनको हराया, शास्त्रार्थ में परास्त किया। तो और इस तरीके का व्यक्तित्व हमारे सामने रहा है, जो कि जिन्होंने कवि के रूप में भी तमाम विचार होते थे, कविताएं लिखी हैं, शरीर में से मतलब एक तरीके से उत्तेजना पैदा करने वाली, साहस की भावना पैदा करने वाली, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष पैदा करने वाली, इस तरह भावना करने वाली उन्होंने कविताएं लिखी, उस तरह के नाटक लिखे, चाहे शंभूक वध हो, चाहे राजा बाली का मामला हो, चाहे सुदास का मामला हो। तो ये जो मामला है, ये सारा एक तरीके से स्वामी अच्युतानंद जी मानते थे कि हमारा ये सांस्कृतिक संघर्ष है। उन्होंने कहा भी है कि जो मूल्य आर्य लोग आए, उन्होंने छल बल के साथ हमारे महाप्रतापी मूल्यवासी राजाओं को परास्त किया और अपनी सामंतवादी संस्कृति हमारी संस्कृति पर थोप दी, ये उन्होंने कहा। तो एक तरीके सांस्कृतिक संघर्ष है। तो मैं मदन जी से इस बारे में चाहूंगा कि मदन जी, तो हमारे नेताओं ने स्वामी अच्युतानंद को विस्मित कर दिया, हम लोगों ने विस्मित कर दिया, वो तो एक बहुत बड़ी हानि हमारे बहुजन आंदोलन को हुई है। लेकिन इस सांस्कृतिक, क्योंकि आज भी यह बहुजन आंदोलन जो एक तरह बिखर गया, जो कभी काशीराम जी के समय में शुरू हुआ था, वो आज बिखर गया। आज जो हमारे राजनेता हैं, हम उससे ये नहीं सोच सकते, वो केवल सत्ता के लिए चुनाव में जाते हैं। लेकिन जबकि हमारे सारे महापुरुषों ने, चाहे स्वामी अच्युतानंद हो, चाहे ज्योतिबा फुले हो, सबने सांस्कृतिक संघर्ष इसको बताया। तो जब तक हम अपनी संस्कृति को समाज के सामने नहीं लाएंगे, तो कभी भी समाज जो है अपने इतिहास को नहीं जानेगा, और जब इतिहास नहीं जानेगा तो वो इस व्यवस्था से लड़ने को तैयार नहीं होगा। तो आवाज आ रही है? आ रही है। तो मदन जी आप बोले, आपकी आवाज आ रही है मुझे। सांस्कृतिक संघर्ष के बारे में बताएं, कैसे आगे बढ़ा जाए। मैं अभी हमारे बहुत ही विद्वान, सांस्कृतिक विद्वान मैं कहूँ राजेश जी को, कि उन्होंने बहुत ही विस्तार से महात्मा फुले के नाटकों से लेकर के स्वामी अच्युतानंद जी के नाटकों का विवरण प्रस्तुत किया। और बल्कि ये दोनों महापुरुषों के ये विषय वस्तु को ना रख करके
बल्कि राजेश जी ने पूरे रंगमंच का या जो सांस्कृतिक एक परिदृश्य है उसको सामने रखा। और बड़ा अच्छी बात आपने बताई कि जो पारसी जो थिएटर था उसके लिए बड़ी जगह होनी चाहिए, पर्दे और ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन जो अपने लोगों के थे, जिनको आप सॉन्ग कहते हैं, संगीत कहते हैं, पमारा है, ये तमाम चीजें जो रही हैं, तो वो एक लोक विधा थी हमारी अभिव्यक्ति की। आदमी दिन में काम करता था, श्रम करता था, शाम को एकत्र हो करके जब खाली खाने पीने के बाद इकट्ठा होके बैठता था, तो अपने मनोरंजन ही तो नहीं करता, मनोरंजन के साथ साथ वो अपने इतिहास को भी जागृत करता था गा करके। इतिहास भी उसमें रहता था, पौराणिक गाथा भी रहती थी। और ये आपने जो बताया कि स्वामी जी तो पहले एक कानपुर में आने के बाद जो सांस्कृतिक आंदोलन छेड़ा उनके नाटकों में, मैं 1926 का वो जो आप मायानंद नाटक की चर्चा कर रहे थे वो 1926 में छपा था। लेकिन जहां तक रामराज न्याय नाटक का प्रश्न है, वो मैंने उसके टुकड़े 28 में देखे, लेकिन उसमें उनकी कविताएं नहीं है बीच में। अभी जो आपके पास रामराज न्याय नाटक मिल रहा है उसमें जो कविताएं हैं वो प्रकाश लखनवी या प्रकाश जी के नाम से हैं, और ये सारी की सारी स्वामी जी की नहीं है, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। ये स्वामी जी की एक भी उसमें एक दो हो सकती हो, मैं अभी याद नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जो रामराज न्याय नाटक में जो कविताएं हैं, थोड़ा वो छोड़ के एक दो हैं जिन्हें छोड़ करके, बाकी जिसमें प्रकाश का छाप लगा हुआ है वो चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु प्रकाश नाम से कविता करता है। तो ये उनकी कविताएं। अब जो मूल रूप से रामराज न्याय नाटक है उसकी कोई प्रति प्राप्त नहीं है जहां तक मैं समझता हूं। और अगर हमारे भाई राजेश जी को कहीं प्राप्त हुई हो पहली, तो शायद मैं बड़ा उपकृत होऊंगा, मुझे भी वो बता देंगे ताकि देखूंगा। लेकिन जहां तक मैंने खोजा या पूरे देश भर में जगह जगह कोशिश की थी जा जा करके, तो मुझे रामराज न्याय नाटक की प्रति नहीं मिली। मिला क्या मुझे, उसके 2-3 खंड मिले, मतलब उनके जो दृश्य हैं, अंक 1 ना अंक 2 तो इस तरीके से, लेकिन उसमें कविताएं नहीं है स्वामी जी, एक भी कविता नहीं दिखी जो मैंने ये अंक उनके देखे। लेकिन ये जो है उसमें ये प्रकाश लखनवी के नाम से या प्रकाश के नाम से वो जिज्ञासु जी की है। ये बात तो हमें आप सबको ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी चीज, जिस समाज का, यानी कहना तो चाहिए, मैं ये समझता हूं कि जब मानव बोलने की स्थिति आया या थोड़ा थोड़ा बोलने लगा, तो उसको सबसे पहले अगर उसका विकास हुआ तो वो संस्कृत के जरिए हुआ, सांस्कृतिक ही विकास हुआ। वो एकदम से भाषा शुद्ध नहीं बोल सका, वो तो अपनी भाषा पे नहीं है, कुछ इस तरीके से रोना गाना और अपनी चीजें हंसना कहना शुरू किया। तो ये मानव प्रवृत्ति जो हुई धीरे से, ये जो हमारे मूर्धन्य साहित्यकार हम कहेंगे नाटककार राजेश जी को, कि बड़ा ही विस्तार पूर्वक उन्होंने इसको रखा। और ये आज जो उन्होंने रखा, ये स्वामी जी का वो पक्ष जिसकी तरफ सचमुच लोग नहीं ध्यान दे रहे थे, और उधर ध्यान जाना चाहिए। नाटक है उनके, और 4 नाटकों की जिक्र भी किया उन्होंने, उनकी ये कि ये वो लिखना भी चाहते थे, इसका जिक्र भी है, लेकिन वो लिख नहीं पाए। मुझे अपने खोज के दौरान, जैसे मैंने कहा ना आपको कि रामराज न्याय नाटक के अंक जो क्रमशः प्रकाशित हुए उनके प्रति कुछ मुझे मिले, लेकिन पूर्ण किताब नहीं मिली। जहां तक
ये फुले जी के रंगमंच का या फुले जी के नाटकों का प्रभाव इधर था, इसको मैं इसलिए ज्यादा स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे फुले जी का उतना कोई भी उस वक्त तक कोई ज्यादा नहीं था। यद्यप स्वामी जी ने फुले जी का नाम जिक्र किया, बुद्ध का जिक्र किया या कहीं किया, ये है, लेकिन यहाँ पे वो आंदोलन नहीं था, वो महाराष्ट्र का एक आंदोलन था और महाराष्ट्र में बहुत व्यापक आंदोलन था। उन्होंने तो, मैंने आपसे कहा ना कि वो पहला एक क्रांतिकारी आंदोलन था जो फुले जी ने किया। लेकिन स्वामी अच्युतानंद जी का जो मौलिक आंदोलन यहाँ का था वो किसी के आंदोलन की प्रतिकृति नहीं थी या उससे वो प्रभावित नहीं थे। यहाँ उनकी जो ये है, और इसीलिए मैंने एक आध बार ये कहता रहता हूं कि जैसे हिंदी का जो पहला कवि, सबसे पहले मैंने फर्रुखाबाद में ये बात कही थी कि हिंदी के पहले आदि यानी दलित कविता के पहले आदि कवि स्वामी अच्युतानंद, इसके पहले किसी ने नहीं कहा। और क्यों कहा, और एक बात और कही कि 1914 की जो हीरा डोम के नाम की जो शिकायत है, अछूत की शिकायत या जो भी है, जो सरस्वती में छपी 1914 में छपी, और हमारे पास जो हमको देखने को मिली वो 1912 की रचनाएं देखने को मिली। ये एक बड़ी बात थी। इस पे कमल भारती जी बड़े विद्वान हैं और मैं क्या बताऊं, वो उन्होंने बहुत उनको, यानी हमारे यहाँ जो समालोचक के हैं तो भाई कमल भारती जी इस वक्त उनकी लेखनी बहुत अच्छी चल रही। उन्होंने जब ये बात सुनी, उसमें वो नहीं आए थे उस सम्मेलन में, फर्रुखाबाद वाले में डॉक्टर करदम जी थे, डॉक्टर ये अपने हिंदी साहित्य, दलित साहित्य अकादमी के डॉक्टर सोमनाथर जी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे और मुख्य अतिथि भी थे आचार्य गुरुप्रसाद जी ने उद्घाटन भाषण दिया था पहले उद्घाटन सत्र में, और मेरा एक भाषण था स्वामी जी की। उसी भाषण में मैंने ये बात पहले कही। ये बात जरा थोड़ी लीक से हटके थी। अब तक लोग कहते थे कि नहीं, सरस्वती में जो 14 में छपी है वही दलित की पहली कविता है, और इसको लोग साबित करने में जुड़े हुए थे। ये बात उनको, कमल भारती जी को सुनने को मिली, तो हमारे बड़े मित्र हैं, बहुत ही सुहृदयी हैं और बड़े हमारे लिए आदरणीय है। मैं उन्हें आदरणीय भी मानता हूँ। क्यों मानता हूं, क्योंकि उनकी लेखनी बराबर अनवरत गति से चल रही है। तो वो आए इलाहाबाद और कहने लगे, भाई मदन जी ये क्या मरमरिंग है, ये क्या तुमने वहां सगुपा छेड़ा है कि वो नहीं है ये है। तो मैंने उनके सामने वो जर्जर पन्ने रखे थे। इसका जिक्र उन्होंने राष्ट्रीय सहारा में यहां से जाने के बाद जो फुट नोट लिए और एक आधे पूरे पेज में एक लेख लिखा, दलित, हिंदी दलित का कवि, आदि कवि कौन, ऐसा करके एक लेख लिखा और उसमें उन्होंने इसका जिक्र किया कि वो जर्जर पन्ने मैंने मदन जी के पास से देखे, वो भी मुझे महाशय भिखूलाल जी की अपनी लाइब्रेरी से मुझे प्राप्त हुए थे, जो वो धरोहर थी जो मैंने उन्हें दिखाए थे। मेरी एक जो ये मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ। और एक बात और मैंने उस वक्त ये कही थी, जब मैंने शिमला में ये बात कही, डॉक्टर बेचैन जी ने, हमारे आदरणीय श्री डॉक्टर शिवराज सिंह बेचैन जी उस वक्त वहां पे थे उच्च अध्ययन केंद्र में, उन्होंने एक सेमिनार ऑल इंडिया का किया था, मैं भी उसमें गया था। तो उस वक्त एक बात मैंने वहां रखी थी और ये बात इसलिए कह रहा हूं आज भी कि हीरा डोम नाम का कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं। अब आप सवाल करेंगे कि क्या बात ऐसा कह रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसके जो संपादक हैं उन्होंने सारे कवियों का, लेखकों का, नाटककारों का पीछे लिखते रहते थे कि इनका ये है, यहाँ है, जन्म है, ये सारा कुछ है। लेकिन हीरा डोम के नाम पे कुछ भी नहीं आपको। ठीक चांद के उस अछूत अंक को जैसे आप अपने सामने रखें, चांद का जो अछूत अंक निकला, अभी राजेश जी ने जिक्र किया ना चांद का,
और सरस्वती का जिक्र किया, इसलिए मैं इस बात को मेरे मन में आया कि ये बात कहूं कि चांद का जो अछूत अंक है, एक भी कविता उसमें स्वामी अछूतानंद या उनके समकालीन जो दलित कवि या शायर थे उनका नहीं। सारे के सारे दूसरे लोगों के हैं, एक भी दलित की कविता या कुछ भी उसमें नहीं है अछूत अंक में। फिर कैसा है? ठीक ऐसे सरस्वती में भी ये नहीं है। फिर मैंने बिहार में जाके बहुत कोशिश की पता लगाने के लिए, वो ऐसा कुछ पता नहीं चला और आज तक भी कोई बता नहीं सकता। ऐसा क्यों हुआ? अब एक सवाल खड़ा हो सकता है और आप पूछ सकते हैं और आपके मन में भी आना चाहिए। मेरे भी मन में आता था कि ऐसा क्यों हुआ। आपने देखा होगा कि कभी कभी कुछ लोग दर्द उठाते हैं, जैसे प्रेमचंद जी के लिए कहा जाने लगा, प्रेमचंद जी के सारे साहित्य में दो समकालीन हैं, डॉक्टर अंबेडकर का आंदोलन है, महात्मा का आंदोलन है, मंदिर प्रवेश का आंदोलन है, लेकिन प्रेमचंद जी के कहीं भी दलित के लेखन में इनका जिक्र नहीं। गांधी जी है, गांधी थ्योरी है, गांधी दर्शन है, और स्वामी जी भी उस वक्त जीवित हैं। 1935 में, 36 में या 35 में ये उनका जो प्रगतिशील लेखक संघ का जन्म हुआ, ठीक स्वामी जी के देहांत के 2 साल के बाद। लेकिन उसके पहले तक तो थे ना, क्यों नहीं उन्होंने जिक्र किया? एक बार भी उन्होंने उसका नाम नहीं लिया, उनका ना उनके लेख का नाम लिया, ना उनके साहित्य का नाम लिया। तो ठीक इसी तरीके से और कुछ ऐसा था कि दलितों के, जैसे जब गांधी जी का हरिजनों उद्धार, दलितों उद्धार, जब ये आंदोलन चले तो तमाम लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। मैं कई जो मुख्य धारा के जो अपने को कहते हैं सवर्ण जाति के लोग हैं, उनको मैं जानता हूं, उन्होंने बड़ा दलित के प्रेम की कविताएं कुछ लिख दी। अभी हमारे लोग कहते हैं कि निराला जी ने वो वो लिख दिया, यानी ऐसा जीत कर दिया, वो दलित कविता है। मैं ऐसा नहीं देख रहा। वहां ये चीजें नहीं है, वहां जाति का आक्रोश नहीं छलक रहा है, वर्णवाद के खिलाफ आवाज नहीं है, जातिवाद के खिलाफ आवाज नहीं है, उस व्यवस्था को तोड़ने के लिए आवाज नहीं है और उन लोगों की आवाज नहीं है। तो जो क्या कहते हैं, सौहार्द के लिए थोड़ा सा जो कह रहे हैं, तो स्वानुभूति नहीं थी उनकी, उन्होंने हमको ये कह दिया सहानुभूति के रूप में। वो कविता जो उसमें छपी है 14 में, वो सहानुभूति के रूप में किसी गैर दलित की कविता है, ये मेरा अपना मानना है। मैं चूंकि हमारे जो रंगकर्मी बल्कि बड़े रचनाकार नाटककार राजेश जी ने बहुत ही विस्तार से, और ये उसकी उपादेयता पे बात रखी कि कोई भी चीज है, आज भी देखिए ना, जो भी बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, पहले गीत होते हैं, संगीत होता है, उसके बाद बड़े नेता का भाषण होता है। यानी जनता का समय बांधने के लिए जनता को, और जो बात 2 घंटे में एक भाषण करता नहीं कह सकता, वो चंद मिनट की अपनी कविता में सस्वर या अपने रंगमंच पे अपनी नाटक शैली के जरिए से कह के चला गया। अब मैं एक उदाहरण आपको दूं। चमर नचना नाच होता था, शायद आप लोगों को होगा, गांव में जो लोक शैली का चमर नचना था, मुझे बचपन में याद है। और एक वो कविता है, मैं आपको, छोटी सी है 2 लाइन की। वो क्या कहता है, एक अछूत के घर में, एक चमार के घर में, या किस मजदूर के घर में उसका पाहुन आया है, पाहुन यानी उसका दामाद, पाहुन कहते, तो वो दामाद आया हुआ है और सारे गांव उसको मेहमान ही कहता है। मेहमान तो कहेगा, नाम नहीं लेगा, लेकिन अब देखिए मनोवृत्ति देखिए, उस आदमी ने, उसकी जो सास है, पहली बार दामाद आया हुआ तो वो कहती है अरे भाई जाओ ना अपने मालिक के यहाँ, उनसे गेहूं ले आओ, तो कम से कम हम उसे पीस करके बेली खिलाएंगे अपने दामाद को। यानी वो समाज जो बेली गेहूं नहीं खा सकता है,
जिस समाज को गेहूं मुहैया नहीं था, उसकी आवाज कैसे नहीं उठाई लोगों ने? हैं? वो इस तरीके से लोकगीतों में क्या कहा। तो जब वो गया अपने पंडित जी के यहाँ, कहा हमें आप महाराज जी तो थोड़े से वो दे दीजिए, गेहूं दे दीजिए, क्योंकि हमारा पाहुन आया है और हमारी घरवाली कह रही थी कि उनको बेली खिलाई। तो क्या कहा उन्होंने, लोक भाषा में है, ये तो आही गेहूं देवता, सुनिए साहब, ये तो आही गेहूं देवता, शूद्रन के घर जई है ना, या तो खई है ठाकुर बामन, या कोठिला सड़ जई है ना। चमन नचना में वो इस तरीके से गा रहा है। खैर ये बात लौट के आया और उसको जो उनका मालिक था, जहां वो हलवाहा था, उसने नहीं दिया और वो आराम से पड़ा रहा। बरसात आई, उसके मन में कसक थी। उसकी पत्नी ने कहा मैं अपने दामाद को बेली खिलाऊंगी। तो जौ को उसने करमोया, पानी में करमोया, फिर कूटा उखली में, और उसके जो गेहूं की तरीके निकल गया, उसका भूसे निकल गया, तो उसने बेली बना के खिलाया और अपने पाहुन को उसने बेली खिला के चले। लेकिन दोनों के मन में कसकती रही। इसका विद्रोह कैसे आया, जरा देखिए उस लोक कविता में किस तरीके का। जब फिर आ गया तो गांव में पहला दोंगरा, दोंगरा माने आप समझते होंगे, बारिश का जब पहली वर्षा होती है तो दोंगरा हुआ, तो सारे लोगों के हल चलने लगे। वो आराम से सोया हुआ, वो नहीं गया हलवाहा। देखा पंडित ने कि मेरे जो उसका मालिक था, उसने देखा कि अरे भाई ये तो आया नहीं। तो उसने जाके कहा रे काहे को नहीं आया, तेरा सबके खेत जुत गए, तुम्हारा खेत नहीं जुता, तुम्हारा खेत अब यहाँ वो तुम्हारा खेत कह रहा है, गेहूं देने के लिए नहीं, या तो कोठिला सड़ जाइए, कोठी में सड़ जाएंगे, ये कैसे खाएंगे। तब वो क्या कहता है, इधर उधर कर्मठ किया तो क्या कहता है, वो जवाब में क्या कर रहा है, ये तो आई, अब सुना रहा है पंडित को दूर से ही, वो कह रहा है अपने मालिक को, ये तो आई ही गेहूं देवता, शूद्रन के घर जई है ना, या तो खई है ठाकुर बामन, या कुठिला सड़ जई है ना। उसको याद आ रहा है कि मैंने ये जवाब दिया था, अरे मैंने ये जवाब दिया था जो इसने गेहूं मांगने आया था जब इसका दामाद आया था। वो क्या कह रहा है, ई तो माही हर सिंह देवता, हल को जो हल टंगा हुआ है उसके यहाँ, वो कहता है ई तो माही हर सिंह देवता, शूद्र के कांधे जई है ना, या तो ज्योति है ठाकुर बामन, या चैला हो जई है। कितना सुंदर जवाब दिया, प्रतिकार करता है। यानी लोक कलाकार हमारा कितना प्रतिकार करता है। करी ये जो हरसिंह देवता हैं, ये हल जो है, ये तो सिंह देवता हैं, ये अब शूद्रों के कांधे में जाना छोड़ दिया। अब या तो ठाकुर बामन अपने कंधे पे ले जाके खेत जोतेंगे, या चैला हो जाएंगे, यानी आग में जलाएंगे। क्या ये लोक रंग है। 2 घंटे 5 घंटे की आप मीटिंग करिए, ये आप वो प्रभाव नहीं डाल सकेंगे जो ये लोक रंज करने वाला हमारा दूसरा क्या हमारा ये कविता करती है, ये करती। राजेश जी ने बहुत ही खूबी के साथ ये बात कही है, इसलिए मैं स्वामी जी के इस रंग कर्म का जो है उनका बहुत अच्छा था। और जो 2 चीजें मैं बोलूँ, अब आखिरी बात आपके सामने ये कहना चाहता हूँ कि स्वामी जी का कैनवास, स्वामी जी की वैचारिकी खाली दलित नहीं था, या जो आज के युग में जो ये मूल निवासी कंसेप्ट है, इतना ही नहीं था। उनका दृष्टिकोण तो वैश्विक था। जहां भी शोषण है, बाबा साहब अंबेडकर ने यही कहा ना, शोषण मुक्त समाज की रचना, तभी तो स्वराज होगा। आज यही बात स्वामी जी ने भी उस वक्त करी, और स्वामी जी के सामने मानव जाति था, कर्मी था, परिश्रम करने वाला था, उनकी सच्ची आजादी की आवाज स्वामी जी उठा रहे थे। वो आंदोलन बहुत बड़ा था, लेकिन उस तरफ हमारे राजनेताओं ने, साहित्यकारों ने, और जो कहते हैं कि हम सही लिखते हैं, लिखते चले आए, उनका तो कोई हमारे भाई राजेश जी ने तो बड़े साफ दिल शब्दों में कहा, उनकी तो नजर जाती ही नहीं और गई भी नहीं। तो ये आवाज जो आप लोग सब बड़े साहित्यकार लोग हैं,
विद्वान लोग हैं, अब अपनी कलम निकालेंगे, राजेश जी, उठाएंगे, साहित्य हाँ, कार्य करेंगे। राजेश जी जी बताएं कुछ इस मुद्दे पे, जो जैसे कि अच्युतानंद जी कुछ नाटक लिखना भी चाहते थे, वो रह गए। तो हाँ ये तो बिल्कुल मदन जी ने सही कहा, और ये वास्तविकता है कि समाज को अगर जगाना है और पुरानी संस्कृति के बारे में उनको समझाना है, तो बड़े बड़े भाषणों से नहीं समझाया जा सकता, किताबों से नहीं समझाया जा सकता। जो कि आधे घंटे के अगर नाटक हो, उससे लोगों को समझाया जा सकता है, उनके अंदर चेतना भी पैदा करी जा सकती है, उनको उनका इतिहास भी बताया जा सकता है। और जो समता मूलक समाज की जो हमारे महापुरुषों ने कल्पना करी, उस चीज को भी, उस वो संदेश भी बहुत अच्छे ढंग से दिया सकता है। तो आप इसके बारे में बताएं कि कोई नाटक आप इसमें तैयार कर रहे हो, क्या कर रहे हैं, हाँ या आगे नहीं, कुछ मैं कैसे तो किया जा हाँ सकता हाँ 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 मैं तो देखिए, मैं तो व्यक्तिगत रूप से उसी धारा से जुड़ा हुआ अपने आप को एक है? रंगकर्मी मानता हूँ। और मैंने कहा ना कि वो पहले हिंदी के पहले दलित थिएटर मूवमेंट के व्यक्ति थे, जी जी, बिल्कुल सही अछूतानंद सही कहा हरिहर। आपने, मेरी स्थापना बिल्कुल सही बहुत कहा, स्पष्ट है, जान लीजिए। और बिल्कुल सही बिल्कुल कहा। देखिए, हाँ, उस वक्त जो है अछूतानंद जी का जो अंबेडकर साहब के करीब आने से, वैचारिक रूप से पास आने से, आप देख रहे हैं कि 1925 से जिस तरह से वो मनुस्मृति जलाते हैं और महार तालाब में प्रवेश करते हैं, कालाराम मंदिर में प्रवेश करते हैं, ये आप देखेंगे, ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं, उस वक्त दो धाराएं थी जिसकी तरफ मदन जी ने इशारा किया कि एक धाराएं जो थी वो अपने इन सब के रास्ता निकालने के लिए वो अपने साहित्य में वो अंबेडकर को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते थे। अंबेडकर की पूरी लड़ाई, मंदिर की जो पूरी लड़ाई है, वो सवाल था प्रेमचंद के सामने भी, लेकिन अपने प्रेमचंद अपनी कहानी में या जयशंकर प्रसाद अपनी कहानियों में कभी भी वो मंदिर प्रवेश नहीं करवा सकते थे लोग। इन्होंने दरवाजे पे ही नायक को मार डालते हैं, मर जाती हैं। विद्रोह का, जैसे कि लोक कथा में, लोक गीत में वो हलवाहा विद्रोह कर रहा है ना। वो इसलिए लोक कला चूंकि सामान्य लोगों के बीच में है, इसलिए अभी जैसे उन्होंने जिस शैली का नाम बताया उसे पूरब में कहते हैं चमरऊ नृत्य, है ना। बहुत सारे आपको पूरब में मिलेंगे जाति के नाम से, है ना, कहराऊ, चमरऊ, धोबिया नाच, ऐसे बहुत सारे जो फ्यूडल और ब्राह्मणवादी लोगों ने उन्होंने जो लोक में बसा हुआ है उसको विकृत करने के लिए उन्होंने उसको जाति से जोड़ दिया है। अगर नृत्य जो है, अगर नृत्य कोई मान लीजिए उच्च जाति कोई कर रही है, आज तक कभी कोई बाभनी नाच कोई सुना है? नहीं सुना होगा आपने। उन्होंने हमेशा श्रम से जुड़ी हुई चीजें जो है, इसलिए सारे श्रम के लोग करते हैं लोग, तो इसलिए उन्होंने उसको जाति से इंगित ज्यादा कर दिया। और साहित्य में भी देखेंगे कि प्रेमचंद ने अपने सारी कहानियों में सदगति ऐसी कहानी हो गई, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मंत्र हो, दूसरी कहानी तो हाँ, ठाकुर का कुआं, वो जाकर वो गांधीवाद के तक ले जाते हैं, गांधीवाद तक वो सहानुभूति तो लाते हैं, लेकिन वो उससे विद्रोह नहीं करा सकते। वो पानी, वो लड़की जो है वो पानी लेकर ऊपर नहीं आ पा रही है, पानी लाते लाते उसको सामाजिक रूप से प्रेमचंद ऐसे इशारा कर देते हैं कि उसके हाथ से वो बाल्टी छूट जाती है और पानी निकाल नहीं पाता, अर्थात आपके क्या कहते हैं, निकाल भी नहीं सकते हैं। जो परंपरा है, वर्णवादी व्यवस्था है, उस वर्णवादी व्यवस्था में ही आपको रहना पड़ेगा। इसलिए सारी कहानियों में आप देखेंगे कि प्रेमचंद जबकि जा सकते थे अंबेडकर के लाइन को लेकर अपने कहानियों में, लेकिन नहीं, उनके सारे साहित्य में उस मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन उस मुद्दे को उठाने के बावजूद वो जो है वो क्या कहते हैं, गांधीवादी रास्ता, अर्थात गांधीवादी रास्ता क्या है, या वामपंथ के लोग इसमें फंस गए थे लोग। वो इस वामपंथी लोगों में भी चूंकि बहुत ब्राह्मणवादी लोग थे, उन्होंने कहा कि अभी जो लड़ाई है देश को आजाद कराने की लड़ाई है, इसलिए हम वर्ण के सवाल को नहीं उठाएंगे, या
मार्क्सवादी लोग जो थे उन्होंने कहा कि क्लास स्ट्रगल अभी होगा, क्लास स्ट्रगल जब हो जाएगा तो ये कास्ट स्ट्रगल अपने आप खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने एक राजनीति के तहत, एक सोची समझी मानसिकता के तहत उन्होंने कभी भी इन्होंने अपने साहित्य में ऐसे चरित्रों को स्थान नहीं दिया। ये आप देखिएगा, उसी का प्रभाव हम देखते हैं कि 1936 में ये हमें सूत्र जाकर 1936 में बॉम्बे थिएटर में जब बाबा साहब नाटक देखने जाते हैं उनको बुलाया जाता है और वहां पर चिटनिस का नाटक होता है। उस नाटक को देखने के लिए पेशवा के जो जिस तरह से जुल्म थे कि पेशवा जब चलते थे और दलितों पर जिस तरह से शोषण जातिगत रूप से उस नाटक में उन्होंने क्या कहते हैं दिखाया गया था। तो उसमें जैसा लिखा हुआ है धनंजय कीर ने कि इतनी भीड़ थी कि चींटी को रखने तक जगह नहीं थी और लगभग वहीं से आप देखिए कि थिएटर में प्रोटेस्ट की धारा, प्रोटेस्ट मतलब इस वर्णवादी व्यवस्था के धारा के खिलाफ ये सवाल उभरना शुरू हो गया था, जिसकी शुरुआत अछूतानंद हरिहर जी ने अपने राम राज्य में मायानंद बलिदान में शुरुआत की थी। या जिन सवालों को बलि राजा के फूले ने बलि को सवाल को लेकर और प्रहलाद कैरेक्टर को लाकर और उन्होंने हिरण्यकशिपु का जिस तरह से वध होता है, ये सारे एक वर्णवादी सिस्टम के खिलाफ एक चेतना का काम किया था इन्होंने। वो हमें 1936 के बाद दिखता है। और बाबा साहब के मरने के एक वर्ष पहले 1955 में जब दिल्ली में भी नाटक किया गया था तो बहुत बीमार थे। तो बीमार होने के बाद उन्होंने कहा गया कि नहीं आप आइए थोड़ी देर के लिए, हम लोग जाड़े का समय है तो हम लोग पूरा आग का इंतजाम कर देंगे। तो वो नाटक देखने आए थे और पूरा नाटक को उन्होंने बाबा साहब ने देखा, पुरस्कार भी दिया और अपनी भाषण भी दिया। वही जो समय है 1956 के आसपास जो दलित थिएटर जो है महाराष्ट्र में दलित थिएटर के नाम से एक मजबूत हुआ, जिसकी कहीं न कहीं जड़ हम तो यहीं से जोड़ते हैं, क्या कहते हैं अछूतानंद हरिहर के नाटकों से जोड़ते हैं। और भले ये शोध का विषय है कि यहाँ के उनकी धारा का मराठी में कैसे गया होगा, लेकिन चाहे कहीं को हो, बुद्ध कहीं के हो, कबीर कहीं को हो, रायदास कहीं को हो, फूले कहीं के हो, सबों को कहीं न कहीं उनकी रचनाओं ने प्रभावित किया। और जिसके कारण आज दलित थिएटर एक 90 के बाद तो आज मजबूत स्थिति में धीरे धीरे आ रही है। और मैं इसी से जुड़कर लगभग आधे दर्जन मैंने नाटक इसी मुद्दे पर लिखे हैं और अभी भी मैं 2 नाटक में लिख रहा हूं और जिसमें मैंने सवाल उठाए हैं कि ठाकुर को कुआं में तो पानी नहीं लेने दिया गया, लेकिन आगरा में एक दलित महिला को जब जलाने का सवाल आया और उसकी चिता सजी हुई थी तो उसको चिता को ठाकुरों ने उठाकर फेंक दिया। अब बताइए कि इतने वर्षों के बाद भी जो है स्थिति हमारे में कोई परिवर्तन नहीं आई है। लेकिन एक चीज है कि अब जो है प्रतिरोध दिखने से लगा है ना, अब लोग उसके प्रतिरोध में खड़ा होने लगे हैं। ये एक शुभ संकेत है और मुझे लगता है इस प्रतिरोध को, इस विरोध को नाटकों में, दलित साहित्य में दिखाने की जरूरत है। और आ भी रहा है, राजनीति में तो आ ही रहा है, साथ साथ साहित्य में आ रहा है। इसलिए मैं मुख्य रूप से इस स्वर को लाने की कोशिश करता हूं और मेरा लगातार प्रयास भी है इस दिशा में। धन्यवाद राजेश जी। तो आज बहुत अच्छी चर्चा रही। मदन जी ने बहुत बढ़िया विस्तार में समझाया स्वामी अच्युतानंद जी के योगदान के बारे में, उनसे जुड़े बहुत सारे प्रसंगों के बारे में। और राजेश जी ने उनका जो नाटककार के रूप में जो उनका योगदान था उसके बारे में उन्होंने बताया। और किस प्रकार से ये तो सही है कि जो प्रतिरोध के स्वर जो स्वामी अच्युतानंद की कविताओं में मिलता है, उनके नाटकों में मिलता है, वो प्रेमचंद वगैरह में नहीं मिल सकता। प्रेमचंद हम जैसे लोग इस अस्त्र समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए एक क्या कहते हैं लिबरल हो सकते हैं, लिबरल जैसे कहते हैं लिबरल हिंदुस्तान।
लेकिन हाँ जो हाँ। हाँ, लेकिन जो अच्युतानंद जी के कविताओं या उनके नाटकों में जो प्रतिरोध, जो ताकत दिखती है प्रतिरोध की, वो इसलिए दिखती है कि वो खुद पीड़ित थे और उन्होंने किसी को समझा था, उनके समाज में नहीं जाता। और ये हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि ऐसा मसीहा जो इस समाज में पैदा हुआ, 20वीं शताब्दी में जिसने नेतृत्व दिया, पेपर निकाला, वो एक पत्रकार के रूप में भी अगर कहा जाए तो पहले पत्रकार थे इस समाज के, बहुजन समाज के। और कवि तो थे ही, उनकी कविता भी अगर दलित साहित्य में है तो पहली कविता मानी जाती है। तो इस तरीके के, और जिस तरीके से उन्होंने आदि हिंदू चलाया, आज आदि हिंदू आंदोलन चलाया, वाम सेब जैसे लोग तमाम जो है संगठन मूल्यवासी आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन मैं खुद वाम सेब में रहा हूँ, मैंने कभी वहां पर स्वामी अच्युतानंद के बारे में नहीं सुना, किसी के मुंह से। वो ज्योतिबा फुले साहब का तो नाम ले देते हैं, लेकिन अच्युतानंद जी का नाम कभी नहीं लेते हैं। तो ये एक दुर्भाग्य है। पता नहीं क्यों नहीं उनके बारे में वाम से कभी नाम नहीं लेता है, जबकि सारे महापुरुषों के बारे में बात करता रहता है। लेकिन सबसे ज्यादा हमें अचंभा होता है और दिल को चोट पहुंचती है कि जब उत्तर भारत के नेता, उत्तर भारत के साहित्यकार स्वामी अच्युतानंद को इग्नोर करते हैं, उनके बारे में बात नहीं करते हैं। जैसे मदन जी ने कहा कि तमाम छोटे छोटे नायकों की, जिनकी जिला स्तर पे कोई योगदान रहा है, उनकी मूर्तियां हमारे नेताओं ने लगाई, लेकिन स्वामी अच्युतानंद के बारे में ना तो कोई उनकी मूर्ति लगाई, ना कोई उनके नाम पर किसी जिले का नाम रखा, ना ही उनके बारे में कभी किसी सभागार का नाम रखा, या कुछ भी ऐसा लगे जिससे लोगों को लगे कि हाँ, स्वामी अच्युतानंद जैसा नायक, जैसा मसीहा हमारे समाज में हुआ है। और वो जब उसको लगेगा कि भाई इसके नाम पर एक सभागार का नाम है, जिले का नाम है, एयरपोर्ट का नाम है, तो शायद वो उस मसीहा के योगदान को जानने का प्रयास करे। और जब वो जानने का प्रयास करेगा, तभी उनके विचारों पर आगे चलने का प्रयास कर सकता है। उनके, और ये इसमें कोई शक नहीं कि उनके जो कविताओं में जो प्रहार था, जो एक तरीके की जो वो एक प्रेरणादायक, प्रेरणा देते हैं लोगों को आगे बढ़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए देते हैं। वो जो प्रेरणा और वो संघर्ष और वो प्रतिरोध जो मिलता है, वो सब में नहीं मिलता, सब जगह नहीं मिलता है। और जैसे कि कुछ लाइनें मैं यहाँ पर उनकी कविता की पढ़ना चाहूंगा, जिसमें वो कहते हैं कि नीचे गिराए पर अछूते, नीचे गिराए पर अछूते, छूत से हम हैं बरी, हम आदि हिंदू हैं, न शंकर वर्ण में हम है जी। मतलब आदि हिंदू, मतलब इस देश का मूल्यवासी उन्होंने बोला है सब सबसे, हैं सब सबसे, हिंद के प्राचीन हैं हकदार हम, हाँ हाँ बनाया शूद्र हमको, थे कभी सरदार हम। मतलब जो कहते हैं कि हम लोग मूल निवासी, हमारे पूर्वज यहाँ के महाप्रतापी राजा थे, तो वही वो कहते हैं, हाँ, बनाया शूद्र हमको, कभी थे कभी सरदार हम। अब तो नहीं है वह जमाना, जुर्म हरिहर मत सहो। मतलब कि वो अपनी कविता में लोगों को ये भी कह रहे हैं कि अब वो जमाना नहीं रहा, अब जुर्म सहने की जरूरत नहीं है, उठ खड़े हो। वो कहते हैं कि अब तो नहीं है वह जमाना, जुर्म हरिहर मत सहो, अब तो तोड़ दो जंजीर, झगड़े रहो। क्यों तो गुलामी में रहो। इस तरह की बातें उन्होंने अपनी कविताओं में कही है, और इसमें कोई शक नहीं है कि चाहे स्वामी अच्युतानंद हो, चाहे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो, इनका सबका जो दर्शन है वो केवल अस्पृश्य समाज या बहुजन समाज के लिए, शूद्रों के लिए नहीं है, वो तो समतावादी है, पूरे मानवता के लिए है। लेकिन उन्होंने फोकस चूंकि इस पर इसलिए रखा कि अगर हम पूरे समाज की बात करते रहे और समाज का एक हिस्सा पशुओं से भी बदतर जिंदगी जीता रहे, उसको हम प्रेरणा देने के लिए, उसको उठाने के लिए हम कुछ ना करें, तो फिर ऐसे सामाजिक दर्शन से कोई फायदा नहीं। इसलिए उन्होंने हमेशा प्रयास किया कि अगर मानवता पे आधारित, इंसानियत पे आधारित अगर समाज निर्माण हो सकता है, तो समाज को सबसे जो दबा कुचला समाज है उसको ऊपर उठा कर लाना पड़ेगा। तो इसी के साथ में मैं आपका एक एक मिनट आपको लूंगा। हाँ चाहिए। मैं सिर्फ 1 मिनट इंफॉर्मेशन के रूप में आपके से शेयर करना चाहूंगा हाँ जी, हाँ कि जी। आदि हिंदू जो अखबार है वो शायद आप लोगों ने नहीं देखी है। मेरे ख्याल से अभी तक जो लेखक हमारे लिख रहे हैं कि उनका ये अखबार निकलता था, लेकिन वो अखबार की प्रति उन्होंने नहीं देखी है। अभी दिल्ली में डॉक्टर रूपचंद जी ने
अंबेडकर जनसंचार 9 खंडों में छापा है। अच्छा अच्छा। उसमें दूसरे खंड में हिंदी की जो दलित पत्रकारिता है या दिल्ली के हिंदी के जितने भी पत्र पत्रिकाएं हैं, मासिक हैं, साप्ताहिक हैं या डेली है, जो कुछ भी है, डॉक्टर रूपचंद जी ने बड़ी मेहनत की है। उसमें जो सेकंड खंड है, सेकंड भाग जो है, उसमें स्वामी अच्युतानंद जी का आदि हिंदू जो 16 पेज का है, पूरा अच्छा। का पूरा स्कैन करके उन्होंने छापी है। ओह, मैं आप गुड, सबसे कहूंगा कि आप उसे जरूर देखें। और ये जरूर। इसलिए कह रहा हूं कि आप देखेंगे सबके स्कैन एक एक करके उन्होंने दिए हैं, लेकिन जो स्वामी अच्युतानंद जी का आदि हिंदू है, उसमें उनकी कविताएं हैं, रचनाएं हैं, दूसरों के भी हैं, समाचार हैं, अत्याचार के समाचार हैं, और छूत झड़ौवल भी है, कैसे वो व्यंग लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये आदि हिंदू का जो अखबार मासिक है, उसका 16 पेज का जो निकल रहा है, 20 पेज का निकलता था, उसका कवर पेज नहीं था। ये महाशय भिखू लाल जी के पर्सनल लाइब्रेरी से उनको उपलब्ध कराया और वो उनको प्राप्त हुई है, तो वो उन्होंने उसको 16 पेज का पूरा छाप दिया। तो आपको बहुत पहली बहुत बार मेरे ख्याल से आदि हिंदू का वो अखबार आपको देखने को मिलेगा, और आप सभी लोग उसको देखें। मुझे ऐसा लगता है कि जो लेखक अभी तक लिख रहे हैं कि हमने आदि हिंदू अखबार नहीं देखा है, लेकिन हाँ उसके बारे में सुन रहे हैं, राजेश जान जी रहे को, हैं। बिल्कुल राजेश जी लिख रहे हैं तो इनके लिए भी फायदेमंद होगा, और तो हम मैं लोग इसलिए को तो हमारे लिए तो मैंने भाई ये फायदेमंद इन्फॉर्मेशन दी। जी जी, है। आपने बहुत, जी, ये तो इसलिए बहुत मैंने ये सभी लोगों का बहुत इन्फॉर्मेशन। बहुत धन्यवाद मदन जी का। आपने दिन भर, जबकि एक वेबिनार अटेंड करने के बाद भी हमें समय दिया और इतना विस्तार समझाया, आपका बहुत बहुत आभार। राजेश जी आपका भी बहुत बहुत आभार, और सभी श्रोताओं का, जो जो दर्शकों का, जो कि इस पे फेसबुक पर इस लाइव कार्यक्रम को देख रहे हैं, आगे देखेंगे, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी अच्युतानंद की जयंती पर सबको शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। इसी के साथ मैं बात आप सबको अपना जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी को शुभकामनाएं कि बाबा साहब को, और जैसे राजेश जी ने कहा कि सांस्कृतिक आंदोलन को चलाएं ताकि समाज में जागृति हो, प्रतिरोध हो, ये बहुत जरूरी है। जय भीम, जय। जय आपने भीम, सुना, नमो इन बुद्धाय। सबको धन्यवाद। नमो बुद्धाय।